सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स और उसके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अभी ये चैप्टर जो है स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ये बिल्कुल अलग होगा। अभी तक जो भी चीज़ आपने फिजिक्स में पढ़ा है क्लास 11th में, क्लास 12th में, तो उन सब चीज़ों से ये अलग होगा भाई। ये रे ऑप्टिक्स है बच्चों। आई थिंक याद होगा, अगर बोर्ड का एग्ज़ाम क्लास 10th में आप दिए होंगे तो उस टाइम पे एक चैप्टर आता था रे ऑप्टिक्स। उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते थे हम उसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आता था। तो उसी से मिलता जुलता चैप्टर ये भी है। तो वो तो बस बेसिक चीज़ें था, यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं क्योंकि इससे सवाल आते हैं भाई। इससे सवाल आते ही हैं, हर साल आते हैं। जेई मेंस, एडवांस, नीट सब में सवाल आते हैं। और एक्चुअली में एज रिलेटिव टू अदर चैप्टर्स ये इजी है भाई। ये उतना हार्ड है नहीं, ये इजी है। और इसमें फार्मूलाज थोड़ा सा यूज करके, थोड़ा सा दिमाग लगा के हम सवाल कर लेते हैं और लोगों से हो भी जाता है। तो ये स्कोरिंग चैप्टर इसको हम बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना है भाई। है चैप्टर, ये बड़ा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर नहीं है, ये बड़ा चैप्टर है। और इससे लगभग 2 से 3 सवाल तो आ ही जाते हैं। सर 2-3 सवाल के लिए मैं ये चैप्टर बड़ा सा पढ़ूँ? तो बच्चों 2-3 सवाल एग्जाम में बहुत मायने रखते हैं। 10-15 नंबर होता है उसका मतलब। 10-15 नहीं, मतलब कि 10 से 12 नंबर आप समझ सकते हैं। तो बहुत होता है, 10 नंबर भी है तो बच्चों बहुत ज़्यादा है ना। तो ये दोनों, ये अलग अलग चैप्टर हो जाते हैं, रे ऑप्टिक्स और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये दोनों को मिला कर देखेंगे। पहले तो हम रे ऑप्टिक्स देखेंगे, रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये है काफ़ी बड़ा चैप्टर। तो हम धीरे धीरे चीज़ों को करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हम बताएंगे, आपको बस सुनना है और उस चीज़ को समझना है, सवाल लगा देना है। सिंपल सी बात है। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। है ना। सवाल ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही कर देना है, गलत गलत नहीं करना है, सवाल को समझ के करना है, सही करना है। तो ये सब हैं ज्ञान की बातें। ऐसे आपको पता भी होगा ये सब सारी चीज़ें। तो आज तो हम शुरू कर रहे हैं, तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। और इसमें सारी चीज़ें नहीं आएगी बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी पीछे से देख कर नहीं आना है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि ये चैप्टर में आपको पीछे वाले चैप्टर से मिलता जुलता मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल ही नया है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में सेकंड पार्ट में आता है, तो बिल्कुल ही नया चीज़ है बच्चों। आपको समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा। और ये सब चीज़ें आप ज़रूर नोट्स बनाएं। इसका तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि शॉर्ट नोट्स बनाएं इसका, छोटे छोटे चीज़ों। क्योंकि जब चैप्टर बड़ा होता है और जब हम पढ़ लेते हैं चैप्टर और जब हमें रिवाइज करना होता है, तो भाई दिमाग ख़राब हो जाता है। क्योंकि अब आपने तो शॉर्ट नोट्स बनाया नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स मतलब कि 2-3 पेज में पूरे चैप्टर का एनालिसिस करके सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख देना। और अगर रिवीजन की टाइम आती है, अगर टेस्ट देने की बारी आती है, तो भाई आप पूरा चैप्टर को अगर पेज वाइज पढ़ने लगे ना, तो वो 100-100 पेज में होता है। तो उतना पढ़िएगा तो एक चैप्टर में ही टाइम चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है 2 से 3 पेज में। उसमें सारे फार्मूले, उसमें सारे आपका कॉन्सेप्ट, और खुद से बनाना है भाई। शॉर्ट नोट्स खुद से ही बनता है, किसी से कॉपी नहीं करना है बच्चों को। शॉर्ट नोट्स खुद से बनता है क्योंकि वो आप खुद रिवाइज कीजिएगा, वो किसी और के लिए नहीं है। तो इसीलिए आप खुद के लिए वो काम करें भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको समझ में आएगा अगर चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अभी सब कुछ पढ़ लूँगा, याद हो जाएगा। याद कुछ नहीं होता है, दिमाग को हमेशा बताते रहना होता है कि ये चीज़ मैंने पढ़ा है। मैं खुद अभी ये बताऊँगा, मैं भी भूल जाऊँगा। मुझे भी रिवाइज करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। ओके ठीक है, इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है सर, सब कुछ पता है हमें। आप बस पढ़ाने पे फोकस करो, आप कुछ भी बोलते रहते हो। ओके बच्चों, आई आई एम सॉरी। तो ओके, आई विल स्टार्ट हेयर। दिस इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स देखते हैं, जिसमें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे बच्चों। इसमें हम चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत पुराना सा चीज़ होता है, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। और फिर आगे देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन मिरर से जब होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, है ना बच्चों। ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ये हो जाएगा तो आगे फिर देखेंगे कि जब हम लोग डेविएशन पढ़ेंगे, डेविएशन भी होता है, मतलब कितना डेविएट हो गया है रे। रे मतलब किरण। किरण कौन है सर? फाइंड कीजिए आप कौन है। डेविएशन देखेंगे, फिर अगर रोटेशन देखेंगे, मिरर का रोटेशन कर देते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म हुआ है। ये सब टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, जो कि हम लोग देखेंगे, है ना।
और इसके आगे फिर हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, इसके आगे हम देख सकते हैं कि फिर तो आगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड मिरर देखेंगे, फ्रॉम कर्व्ड मिरर, है ना। कर्व्ड मिरर से देखेंगे, लेकिन ये आज के लेक्चर में नहीं होगा भाई, ये आज के लेक्चर में नहीं होगा। आज के लेक्चर में ये होगा, ये होगा, ये होगा, है ना बच्चों। मतलब हम बस आज प्लेन मिरर के लिए हम पढ़ने वाले हैं, आज कर्व्ड मिरर वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम लोग आज ये देखेंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो ठीक है, प्रकाश का परावर्तन है, मतलब है ना, ऐसे आती है और ऐसे लौट जाती है अपने ही मीडियम में। लेकिन ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं जिसको व्हेन लाइट पेनिट्रेट्स बोल सकते हैं, पेनिट्रेट्स द अदर मीडियम। मतलब कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, ठीक है बच्चों। इसमें ये चीज़ होता है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, इसमें हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। लेंस में यही तो होता है, जो लेंस होते हैं, चश्मा में भी कभी कभी लेंस लगा होता है। ये लेंस वाला नहीं है, ये तो मेरा नॉर्मल सा चश्मा है। तो लेंस वाले चश्मे होते हैं, है ना बच्चों। तो उस सब चीज़ें में उसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, सॉरी अपवर्तन बोलते हैं ना इसको, अपवर्तन बोलते हैं, हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पे, लाइट अंदर पेनिट्रेट करके दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट पेनिट्रेट नहीं करती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट का मतलब ऐसे आया और ऐसे ही लौट गया, मतलब अपने ही मीडियम में लौट जाना, ठीक है। यहाँ पे मीडियम चेंज होता है, यहाँ पे क्या होता है, मीडियम चेंज होता है, यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता है। और आगे हम चलेंगे तो फिर आगे हम आपको दिखाएंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग टेलीस्कोप पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। ये सब में यूज जो होता है ना, वो लेंसेज का यूज होता है। तो उन लेंसेज का यूज करके हम लोग जो ये सब बनाते हैं ना, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप बनाते हैं, ये सब को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा सिनेरियो होने वाला है हमारा इस पूरे चैप्टर का। तो हम पहले शुरू कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये छोटी छोटी सी चीज़ है। तो पहली चीज़ जो आ जाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं बच्चों। यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, हाँ सर बिल्कुल। when a light ray of light after when a ray of light after incidenting on a boundary separating the two medium comes back in the same medium, मैंने बोला था, then this phenomena is called reflection of light, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है बच्चों, ये सब तो चीज़ें आपने देखा ही होगा, ठीक है, क्लास 10th में। लेकिन मुझे बताना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मिरर है, ये मिरर मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये मिरर पे अगर लाइट आती है इस तरीके से, इधर से मान लेते हैं लाइट रे आई, और ये लाइट रे ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई, बिल्कुल हो सकती है। लाइट रे इधर से इंसिडेंट किया, इधर रिफ्लेक्ट किया, तो इसको हम लोग बोल देंगे इंसिडेंट रे, और इसको बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और ये क्या है, मिरर है बच्चों। ओके, तो इसके ऊपर वाला को हम लोग मीडियम 1 बोल सकते हैं, और नीचे वाला को मीडियम 2 बोल देते हैं। मान लेते हैं इसके नीचे का मीडियम कुछ और होगा, मान लेते हैं नीचे पानी होगा, लेकिन ऊपर तो ये मिरर रखा हुआ है ना, तो ये सेपरेट कर रहा है, ये इस मीडियम और इस मीडियम को सेपरेट आउट कर रहा है। तो लाइट जब आई इस मीडियम 1 में, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद मीडियम 1 में ही है, अंदर नहीं घुस गया, मीडियम 1 में ही लाइट रिफ्लेक्ट हुई है। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम मीडियम में लाई करते हैं, तो उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक नॉर्मल बनाया जाता है, बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर। कौन सा प्लेन, ये, इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं। इसको एक और नाम से हम लोग जान सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं, अरे बच्चों यही सरफेस से तो रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दिया, मिरर को ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल है भाई,
इसको हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं। नॉर्मल मतलब कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी जानने वाली बात है कि जो इंसिडेंट रे है तो ये यहाँ पे एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है, और ये यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट होता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पहला रूल है, पहला लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब ये जितना डिग्री पे आया, 45 डिग्री पे आया है, तो इधर पे 45 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगा। और ये एंगल हमेशा हम नॉर्मल से लेते हैं, मिरर से नहीं ले लीजिएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से नहीं, नॉर्मल से जो एंगल लेते हैं वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका जो एंगल आता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। ये कैसे पता चला सर? ये बच्चों हमने देखा ऐसा करके, हमने मिरर लिया, यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करवाया, रिफ्लेक्टेड रे, दोनों के बीच का एंगल देखा, सेम आया। ठीक है, तो ये लॉ बना दिया हमने कि हाँ भाई ये चीज़ सही है। तो फिर और आगे लोग देखें तो और आगे लोगों ने बोला कि जो इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सब सारे जो होते हैं ना, ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अरे सर ये तो पता ही है, क्योंकि ये प्लेन है तो इस प्लेन पे ये भी आया, ये भी आया, और ये भी इसी प्लेन से जा रहा है, तो ये सेम प्लेन में लाई करते हैं। बिल्कुल गलत बात बच्चों। मैंने ये बोला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। तो एक प्लेन में लाई करेगा, ये एक यहाँ ये प्लेन में नहीं लाई करेगा, ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भाई। ये सरफेस मान लेते हैं कि ये मिरर कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ तो आके ये टच कर रहा है, ये तो टच कर रहा है, ये तो टच कर रहा है, लेकिन लाइज होना चाहिए, मतलब उसी में आना चाहिए। लाइज इन द सेम प्लेन मतलब उस प्लेन में ही लाई करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई पेज है, अगर आप जिस पेज पे लिख रहे होंगे वो पेज ऐसे निकालिए, और वो पेज में देखिएगा तो वो पूरा पेज क्या है, एक प्लेन है, तो वो प्लेन में होना चाहिए। मतलब कि इसी पे अगर जो आप ये जो पेज लिए होंगे उसी पे आप लोग ऐसे बना रहे होंगे ना डायग्राम, तो वो पेज में क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे पेज के पेज में ही है, मतलब उसी पेज में है। ठीक है, लाइज इन द सेम प्लेन। और उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे बना रहे हैं तो वो भी उसी प्लेन में है, और नॉर्मल बना रहे हैं तो वो भी उसी प्लेन में है, तो वो पेज में ही है। आ रहा है समझ में? तो मतलब सेम प्लेन का मतलब होता है ये वाला प्लेन, ये ऐसा, ये आपका पेज का टुकड़ा है, और इस पेज पे जो आप ऐसे डायग्राम बनाते हैं पेन से, ये सब इसी प्लेन में आती है। ठीक है, ओके। और ये अलग प्लेन है, ये मिरर वाला प्लेन अलग है, ये तो ऐसे रखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे और अच्छे से आपको मैं बताऊंगा, तो समझ में आ जाएगा बच्चों। अभी आपको बस देखना है। तो ये दोनों रूल आपने अगर देख लिया तो इसके बाद एक हम आपको बताते हैं, दिस टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, laws of reflection are valid for all the surfaces। ऑल द सरफेसेस का मतलब हुआ कि या तो सरफेस रेगुलर हो या तो सरफेस इरेगुलर हो, दोनों सरफेसेस के लिए बात सही है। रेगुलर का मतलब होता है कि मान लेते हैं स्मूथ सरफेस हो, इरेगुलर का मतलब होता है रफ सरफेस हो, ऐसे मान सकते हैं। तो स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस कैसा होता है? स्मूथ सरफेस तो मान लेते हैं जो हमने ये बनाया था प्लेन, तो इसमें तो ठीक है कि लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे करके जा रही है। ठीक है, ये तो ऐसे करके जा रही है, तो ये तो बिल्कुल ईजी था। हाँ सर, लेकिन अगर स्मूथ सरफेस नहीं हो, मान लो कि सरफेस हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे है बच्चों, तो यहाँ पे अगर लाइट आ रही है, मान लेते हैं इधर ऐसे करके लाइट आ रही है, अच्छे से बनाना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो ये लाइट ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होगा। यहाँ पे भी अगर इरेगुलर सरफेस है फिर भी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। देखिए इधर से अगर आ रही है तो ये इधर से ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि इरेगुलर सरफेस है तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, ये रूल हर जगह फॉलो होगा। ठीक है,
उस छोटे से प्लेन के लिए तो ये बात सही हो जाएगी ना, भले ही इरेगुलर सरफेस है, लेकिन उस छोटे से प्लेन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमें तो एक पॉइंट से मतलब है, एक पॉइंट से मतलब है। तो इरेगुलर सरफेस में भी तो एक पॉइंट होगा ऐसा जहाँ पे तो रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन हो गया तो समझो कि लॉज यहाँ पे फॉलो हो गए, ये लॉज फॉलो हो गया। ठीक है, काफ़ी आसान सी बात है बच्चों। और यहाँ पे कभी कभी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो होते हैं ना नॉर्मल, जो हम ये लाइन ड्रॉ की है, नॉर्मल लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नॉर्मल लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तो आगे आएगा, लेकिन चलिए हम लोग लिख देते हैं परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे ये जो होता है ये ऐसे परपेंडिकुलर ही में आता है। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल आसान सी बात हम आपको बता रहे हैं। तो हम ये बता रहे थे कि भाई ये चीज़ तो ठीक है, ये चीज़ तो हमने क्लास 10th में ही देखा सब कुछ, ये तो इसमें खास क्या बात है। एक बहुत खास बात है बच्चों कि हम अब इस चीज़ को देखने वाले हैं वेक्टर के थ्रू। जो आपको इशू आ रही थी ना कि ये सेम प्लेन में कैसे, तो ये प्लेन, ये वाली इस प्लेन की बात हो रही है, तो उसी के बारे में हम अभी आपको बताने वाले हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास रखा हुआ जो प्लेन है, नीचे वाला प्लेन जहाँ पे मिरर रखा हुआ है, वो कुछ इस टाइप से है, ये इस टाइप से है। ठीक है, और यहाँ पे इस पे मिरर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मिरर ही है, समझिए बच्चों, है ना, ये मिरर ही है। तो इस पे लाइट आती है, इस पे लाइट आती है इस तरीके से, तो इस पे लाइट आकर इस तरीके से ऐसे टकरा के चली जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मिरर है बच्चों, ये क्या है, मिरर है। तो इस मिरर से टकराती है, ऐसे करके लाइट चली जाती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। आप इसको इस तरीके से नॉर्मल भी बना सकते हैं। ठीक है, मेरा से उतना अच्छा फिगर बनता नहीं है, बट ठीक है, समझने के लिए ठीक है ना बच्चों। ठीक है भाई, मैं ये बोल रहा था कि ये तीनों चीज़, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे एक प्लेन में आते हैं। तो ये प्लेन जो आया, ये प्लेन जो आया जिसमें ये तीनों चीज़ मौजूद हैं, वो इस मिरर वाले प्लेन से तो परपेंडिकुलर है भाई। ये जो प्लेन ऊपर वाला आएगा ऐसे, और ये जो ऐसे आया है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। समझ में आ रहा है आपको। एक पेज नीचे है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल पेज समझिए, आप जहाँ पे लिख रहे हो वो हॉरिजेंटल सरफेस है, वो वहाँ पे मिरर रखा हुआ है। और एक पेज लीजिए, उसको ऐसे वर्टिकल खड़ा कर दीजिए, तो वो समझिए कि उसमें ऐसे इंसिडेंट रे आ रहा होगा, ऐसे रिफ्लेक्टेड हो रहा होगा, ये नॉर्मल होगा। तो नीचे तो ये जो है ये हॉरिजेंटल प्लेन है, ये नीचे जो बना रखा है, और एक पेज मैंने ऐसे रख दिया। आ रहा है समझ में, तो ये परपेंडिकुलर हो गया पेज, नीचे वाला पेज के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो प्लेन होती है जिसमें ये तीनों चीज़ लाई करते हैं, वो मिरर वाले प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। एक बात ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये है नॉर्मल। ठीक है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि क्या हम इन चीज़ों को, इस ये आखिरकार क्या है, एक तरह का लाइन ही तो है बच्चों। ये जो रे आ रहा है इंसिडेंट रे, अगर ये ऐसे आ रही है, अगर यहाँ पे ये सरफेस नहीं होता तो ये ऐसे ही चला जाता इधर। ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये बिल्कुल एकदम, अब रे है तो भाई जाता ही रहेगा ना आगे की तरफ, तो कहीं से शुरू हुआ होगा, ऐसा करके जा रहा होगा, सिंपल। ये आगे भी बढ़ता रहेगा, पीछे भी बढ़ता रहेगा, बिल्कुल ऐसे सीधे में अपना चलता जाएगा। हम तो एक ये पार्ट बनाए हैं इस टाइप का, यहाँ पे रे इस टाइप का, ये तो बढ़ता ही जाएगा, ये तो इधर बढ़ता ही जाएगा, किधर भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो हम अगर चाहते हैं कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में जानना जरूरी है बच्चों। अगर आपने वेक्टर और 3D चैप्टर जो आता है मैथ्स में क्लास 12th में, वो पढ़ लिए होंगे तो आपको ये बिल्कुल ईजी लगेगा, बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़े तो चैप्टर आएगा तो पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे आपको उसका एप्लीकेशन ही बताने वाले हैं। ठीक है, हम तो डिटेल में जाएंगे नहीं मैथ्स में, हम तो मैथ्स का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, मान लेते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ रेज। ठीक है, तो अगर हम इंसिडेंट रे को हम बोल देते हैं ये R1 है, जो इंसिडेंट रे है इसको हम लोग R1 बोल देते हैं, R1 वेक्टर। और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है इसको हम लोग बोल देते हैं R2 वेक्टर। ठीक है,
इस तरीके से हम अगर बोलते हैं तो हमको R1 वेक्टर और R2 वेक्टर पता करना होगा क्या है। मान लेते हैं कि ये जो रे ऐसे आ रहा है, इस पे कोई पॉइंट ऐसे है, यहाँ पे इस पे कोई पॉइंट है बच्चों, कोई पॉइंट हो सकता है, कोई ना कोई तो पॉइंट होगा इसी पे। मान लेते हो पॉइंट A B C है। 3 कोऑर्डिनेट में क्यों लिखा? क्योंकि ये 3D में है भाई, समझना पड़ेगा आपको। देखिए मैं ऐसे बता देता हूँ और अच्छे तरीके से, यहाँ पे समझिए। मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला एक्सिस है, इधर एक्सिस है और ये इधर एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन है, ये जो हॉरिजेंटल प्लेन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक्स वाई प्लेन है भाई। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस हो जाएगा। तो ये एक्स वाई प्लेन को आप ऐसे नहीं बता सकते कि हाँ भाई ये एक्स वाई प्लेन है, इस तरीके से, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, ऐसे करके दिया हुआ। और ये ऊपर वाला प्लेन कौन सा होगा? ये ऊपर वाला प्लेन जो होगा, ये वाला प्लेन, ये तो हो जाएगा यहाँ पे जेड एक्स प्लेन, ये हो जाएगा जेड एक्स प्लेन। ये नीचे वाला प्लेन हो जाएगा आपके पास एक्स वाई प्लेन। और इधर वाला जो प्लेन हो जाएगा, मान लेते हैं ये जो प्लेन हो जाएगा, इस प्लेन को हम लोग जेड वाई प्लेन बोल सकते हैं। ये समझना बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हम ये प्लेन इसमें लिए हैं। तो अगर हमको किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेना हो, किसी पॉइंट का मिरर इमेज लेना हो, तो हम किसी प्लेन के अबाउट ही लेते हैं, क्योंकि ये 3D में है। अगर हम कोई पॉइंट लिखना चाहें इस स्पेस में, एक्स वाई जेड एक्सिस में, प्लेन में, सॉरी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में, तो किसी भी पॉइंट का हम क्या लिख सकते हैं कि कोई पॉइंट मान लेते ये है, ए है, बी है और सी है, 3 कोऑर्डिनेट होगा उसके पास, है कि नहीं बच्चों? तो वैसी तरीक़ा से ये रे आ रही है नीचे की तरफ, ये कौन सी प्लेन में है? ये ऊपर वाला प्लेन में है। तो ये कौन सी प्लेन में है? ऊपर वाला प्लेन, ये जेड कैप में है, मतलब कि जेड एक्सिस में है। तो ये जो प्लेन होगा ना हमारे पास, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ? मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए। ये जो पूरा प्लेन में आ रहा होगा ना, ये पूरा प्लेन में होगा। ये जो प्लेन होगा, ये प्लेन होगा इस तरीका, ये वाला प्लेन के बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये पूरा जेड एक्सिस में होगा, ये पूरा ऐसे करके जेड एक्सिस में है। तो इस प्लेन को हम लोग जेड एक्स प्लेन भी बोल सकते हैं, है ना। ये जेड एक्स प्लेन की तरह काम कर रहा होगा। और नीचे वाला ये प्लेन किस तरीके का काम कर रहा होगा बच्चों? ये प्लेन आपको लिए काम कर रहा होगा एक्स वाई प्लेन, है ना। इसीलिए मैं इसको नीचे कोऑर्डिनेट के थ्रू बताया हूँ कि इस तरीके का है। तो ये नीचे वाला प्लेन ही तो है ये, ठीक है। और फिर एक और प्लेन बनेगा इस तरीके का। तो एक और प्लेन ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो वाई एक्सिस वाला होगा। हम ये जानते हैं बच्चों कि इस पे कोई पॉइंट मान लेते हैं कि ABC है, तो ये प्लेन में होगा। मतलब कि मान लेते हैं एक्स में कुछ होगा, चला होगा, कुछ वाई में चला होगा, कुछ ऐसे जेड में चला होगा। आखिरकार एक्स वाई जेड प्लेन में है, एक्स में कुछ चला, वाई में कुछ चला और फिर जेड में कुछ चला। तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया हमने। अगर हम चाहते हैं कि हम रिफ्लेक्टेड रे का भी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखें, तो एक पॉइंट तो हमने इस पे ले लिया, तो इस पे कौन सा पॉइंट लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं ले सकते हैं, हमको इसी के टर्म में लेना होगा ताकि कम वेरिएबल बने हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मैथ्स में बताया जाता है कि इसको ऐसे करके एक्सटेंड कर दीजिए बच्चों। तो ये जो प्लेन होता है ना, ये एक मतलब मिरर की तरह काम करता है, मिरर ही है। मतलब इसका इमेज इसी लाइन पे लाई करता है। अगर आप देखें तो ये जितना दूरी है उतना ही दूरी ये रहेगा, ठीक है। ये जितना दूरी है उतना ही दूरी ये रहता है। तो ये जो यहाँ पे है, इसका इमेज यहाँ पे बनता है, और ये पॉइंट जो होती है इस रे पे लाई करती है। मतलब कि कोई भी पॉइंट हमको एक लाइन पे मिल गया, तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में बता सकते हैं ना, उस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में बता सकते हैं जो कि इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो हमको पता चल जाएगा। तो ये इसका पॉइंट का वैल्यू कितना होगा? ये होगा A B और -C। सर ऐसे कैसे बता दिए? इसीलिए बता दिए क्योंकि आप समझिए, ये A था, B था, C था, ठीक है। तो इसका अगर हम इमेज ले रहे हैं, तो इसका इमेज मान लेते हैं कि यहाँ से ऐसे नीचे आया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो इधर चला होगा तो एक्स में ही चला होगा, इधर वाई में ही चला होगा और इससे जेड में चला होगा। तो जेड में नीचे आ गया है ना। बस इसका अगर कोई यहाँ पे पॉइंट है, तो हम इस प्लेन के अबाउट इमेज ले रहे हैं बच्चों, तो इसका नीचे इमेज आएगा। हाँ सर,
तो जेड एक्सिस ये ऊपर था, ये जेड एक्सिस नीचे है, तो ये माइनस जेड यहाँ पे आ जाएगा। बाकी एक्स वाई में तो छेड़छाड़ करना ही नहीं है, एक्स में तो ऐसा ही होगा, वाई में तो ऐसा ही होगा, क्योंकि हम इस प्लेन के अबाउट इमेज ले रहे हैं। तो उसमें बस जेड चेंज हो रहा है ना, क्योंकि ये ऊपर था ये नीचे आ गया, तो जेड चेंज हो रहा है। लेकिन एक्स वाई क्यों चेंज होगा? एक्स वाई तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ही है। हम एक्स वाई प्लेन के अबाउट ही तो इमेज ले रहे हैं, तो चेंज क्यों होगा? आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। मान लेते हैं 2 इधर चला, 3 इधर चला, 5 इधर चला, तो इसका जो इमेज आया वो यहाँ पे आया। तो इस इमेज के लिए अगर अगर आप देखें तो ये क्या होगा, 2 इधर चला, 3 इधर चला और नीचे चला होगा, मतलब 2 इधर चला, 3 इधर चला और नीचे चला होगा 5। तो बस ये 5 ऊपर चला था, 5 नीचे चल दिया, बाकी ये दोनों तो सेम ही रह गया। अरे समझ में ईजी है बच्चों। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, जो यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारे पास, जो इसका मिरर इमेज आएगा वो कितना आ जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा माइनस सी आ जाएगा। और ये इस रे पे लाई करेगा बच्चों, है ना, रे पे लाई करेगा। तो हम बता सकते हैं कि R1 का वैल्यू जो होगा बच्चों, R1 वेक्टर का ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R2 हमारे पास आ जाएगा बच्चों ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस का सी के कैप आ जाएगा बच्चों। आ रहा है समझ में? माइनस का सी के कैप आ जाएगा। तो ये चीज़ें हम बता सकते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से बता सकते हैं। बस आपको पॉइंट मिल गया ना, तो उस रे के लिए आप उसका वेक्टर फॉर्म में बता सकते हैं। ठीक है, ये बताया जाता है यार, आप पढ़ेंगे मैथ्स में बिल्कुल ईजी तरीके से। अब ये दोनों पता चल गया, तो फिर यहाँ पे और भी डेरिवेशंस होते हैं, तो हम वो डेरिवेशन में जाएंगे, उतना ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जो होते हैं ना, इसका कंपोनेंट लेते हैं इधर और एक इधर, तो एक इधर आता है एक इधर आता है, इसका कंपोनेंट लेते हैं तो एक इधर एक इधर आता है ऊपर। तो उसके बाद कंपोनेंट लेने के बाद फिर हमारे पास एक इक्वेशन आता है फाइनली। तो इक्वेशन जो होता है वो बोलता है कि R2 का जो वैल्यू होगा वो R1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1 वेक्टर डॉट एन वेक्टर इंटू एन का कैप, ये ऐसे बोलता है। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये रिजल्ट आता है। हम इसमें डेरिवेशन में नहीं जाएंगे बच्चों, ये कंपोनेंट लेकर हो जाता है। इसका एक कंपोनेंट इधर से आता है, एक ऐसे, इसका कंपोनेंट एक इधर आता है एक इधर आता है, तो करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिलेशन आता है। चलिए इस रिलेशन को हम लोग देख भी लेते हैं कि क्या ये सही आ रहा है हमारे तरीके से। यहाँ पे अगर हम इसको पुट कर दें तो देखिए, यहाँ पे आपको R1 रखना है, तो R1 के जगह पे क्या रखें, ए बी सी रख देते हैं। R1 के जगह पे रखे हैं माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1 डॉट एन वेक्टर। एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर कैसे है भाई? नॉर्मल वेक्टर तो अपने इधर जेड एक्सिस का है, मतलब ये यूनिट वेक्टर की तरह काम कर रहा है और कुछ नहीं है, क्योंकि जेड एक्सिस में ही है एक कोई ऐसा वेक्टर। तो वो क्या होगा, एन कैप अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना कि 0 का आई कैप है प्लस 0 का जे कैप में है प्लस 1 टाइम्स ऑफ के कैप में है। तो बस एन कैप का वैल्यू मतलब कि के कैप। तो ये नॉर्मल का डायरेक्शन बताता है, एन कैप मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल किधर है, बस जेड एक्सिस में। तो जेड एक्सिस में क्या होता है, सिर्फ के कैप होता है, क्योंकि उसमें एक्स और वाई का 0 वैल्यू होता है। ठीक है, तो अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, R1 वेक्टर डॉट एन वेक्टर, तो ये वेक्टर ऐसे है और R1 वेक्टर ऐसे है। तो 0 से गुना करेंगे इसमें 0, 0 से इसमें गुना करेंगे 0 आ जाएगा, फिर लास्ट में के कैप और ये बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सी आ जाएगा, है ना, सी आ जाएगा। और चाहे तो आप ये नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बस डायरेक्शन बता रहा है, मतलब एन कैप का मतलब डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन तो के कैप में ही है, ये बस के कैप में बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये इसका मतलब हो गया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इसका मतलब मैं छोटा में लिखा था, माइनस का 2 सी के कैप आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, माइनस का सी के कैप। तो ये क्या आ गया, आपको पता नहीं चल रहा है, ये क्या आ गया हमारे पास, ये भाई बी R2 का वैल्यू आ गया हमारे पास। ओके, तो R2 प्रूफ हो गया, तो मतलब ये फॉर्मूला सही है। और ये आता कैसे मैंने बता दिया, वो कंपोनेंट लेना पड़ता है, वो हम अभी लेंगे नहीं यार, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना बच्चों। पहला लेक्चर है, आप आराम आराम से समझिए। आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट होता है जो वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको बस तरीका आना चाहिए भाई, सिंपल सिंपल से ट्रिक्स हैं, हम तो बस इतना एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इतना एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहिए मेरे को। देखिए कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है ना, तो इसका रिफ्लेक्शन अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन में लेते हैं तो इसमें सिर्फ जेड चेंज होता है,
अगर हम इधर कोई पॉइंट लेते हैं तो अगर ये इसका रिफ्लेक्शन लेते हैं जेड वाई प्लेन में तो इसमें सिर्फ एक्स चेंज होगा क्योंकि जेड वाई प्लेन है। अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं इसके पीछे यहाँ पे, इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये कौन सा जेड एक्स प्लेन है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वाई चेंज होगा। मतलब जो प्लेन होता है इसमें जेड मिसिंग है तो जेड चेंज हो जाएगा, इसमें जेड एक्स है तो इसमें वाई चेंज हो जाएगा, इसमें जेड वाई है तो इसमें एक्स चेंज होगा। ये तो सिंपल सा ट्रिक है। उसी तरीके से ये एक्स वाई प्लेन था तो एक्स वाई प्लेन में बस जेड चेंज हो गया, बाकी वही रह गया, ये भी वही रह गया। एक्स वाई प्लेन है ना तो जेड चेंज होगा, तो जेड में सी था तो चेंज होगा, वो भी बस माइनस में चेंज होता है। ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट थ्रू मिरर। ठीक है, तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ये इस पे लाई करता है, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म है और आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो वो ये प्लेन था। ठीक है, बिल्कुल ईजी है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा एक यहाँ पे पॉइंट लिखा हूँ मैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम। वेलोसिटी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम होता है लेकिन इंटेंसिटी डिक्रीज होता है। क्यों भाई? इंटेंसिटी डिक्रीज होगा ही, इंटेंसिटी डिक्रीज होगा ही बच्चों। क्यों होगा? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट some amount of intensity, सम अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी जो होता है बच्चों वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब थ्रू सरफेस। कोई भी सरफेस 100% रिफ्लेक्टिव नहीं होता है, कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है, आप खुद 100% नहीं होंगे किसी भी चीज़ में। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें कमी होती है। तो उसी तरीके से ये प्लेन मिरर जो है, ठीक है यहाँ पे रिफ्लेक्शन शो कर रहा है लेकिन ये 100% रिफ्लेक्टिव नहीं है। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व हो जा रहा होगा, कुछ इंटेंसिटी ऑब्जर्व होगा तो थोड़ा सा कम इंटेंसिटी बाहर जाता है, तो इसलिए इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये बस पॉइंट है। ठीक है तो ये चीज़ बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है वेलोसिटी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मीडियम नोट चेंज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या हो रहा है बच्चों? मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, मीडियम नोट चेंज। अगर मीडियम चेंज हो ही नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा वो चेंज नहीं होगा। भाई मीडियम चेंज होगा तब ना वेलोसिटी सेम रहेगा। यही तो मैं बता रहा था, वेलोसिटी क्यों बदलेगा? हम एक ही तरह के मीडियम में चल रहे हैं तो हम चलते रहेंगे उसमें कुछ रुकावट ही नहीं आ रहा है तो फिर हमारा वेलोसिटी चेंज होगा ही नहीं। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है और आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स डिपेंडेंट होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो रहेगा ही, वो जहाँ से आ रही है लाइट उसका फ्रीक्वेंसी है वो, तो वो चेंज नहीं होगा। वो तो जहाँ से आ रहा है सोर्स से उसका चेंज होगा तब जाके फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज होगा। ठीक है, तो वो चेंज होगा ही नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो सोर्स डिपेंडेंट होता है। तो अब आपको पता है, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। अगर हमारे पास वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है और तो फिर ये भी चेंज नहीं होगा तो लेमडा भी सेम रहेगा, लेमडा भी सेम रहेगा तो लेमडा भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हो गई ना भाई तो फिर ये भी चीज़ कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, अगर हमारे पास इंटेंसिटी चेंज हो रहा है बच्चों तो इसका मतलब समझ रहे हैं इंटेंसिटी क्या होता है? मौसी होता है। ये क्या बता दिया सर बच्चों? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बताया था कि वहाँ पे मौसी आता है, छोटी सी चीज़ थी मैंने बताया था। नहीं भी पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। म्यू क्या होता है हमारे पास बच्चों? म्यू को बोल देते हैं हम लोग एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी बोल देते हैं बच्चों। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ जल्दी बताइए? इसको बोल सकते हैं म्यू इक्वल टू म्यू ई प्लस म्यू बी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल एनर्जी डेंसिटी आ जाती है। आपको पता होगा कि ये दोनों भी बराबर होते हैं। हाँ सर बराबर होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? म्यू का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ म्यू ई लिख लेता हूँ, चलो ठीक है। अगर हम देखें तो ये कितना आता था? 2 इंटू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आता था, हाफ हाफ कट जाएगा। लेकिन ई का जो वैल्यू होता था बच्चों आपको पता था ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के एक्स माइनस ओमेगा टी होता था।
मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ बच्चों। तो इसके बाद ई स्क्वायर है, मतलब कि एवरेज वैल्यू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका एवरेज वैल्यू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा और इसका एवरेज वैल्यू का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, तो इसका वैल्यू हाफ हो जाएगा, मतलब ई नोट स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ई नोट स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू अगर निकालना चाहता हूँ मैं, क्योंकि एवरेज वैल्यू ही लेना होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नोट ई नोट का स्क्वायर। ठीक है, ई नोट क्या है, ये एम्पलीट्यूड है बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटेंसिटी आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर सी, मतलब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब कि अगर इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा है तो एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी चेंज हो रहा है तो एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा बच्चों। ठीक है, ये चीज़ मैं बताना चाहता था, सिंपल है। ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होगा, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, है ना, यहाँ डिक्रीज बोला भी था। ठीक है, सिंपल सी पॉइंट है, बोला जा रहा है कि इफ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस द रिफ्लेक्शन एंड रीट्रेसेस इज पास। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारे पास कोई मिरर है बच्चों, ये मान लेते हैं मिरर है, यहाँ से कोई लाइट आ रहा है लेकिन वो नॉर्मल आ रहा है, मतलब कि बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये बिल्कुल अपने पाथ को रिट्रेस करे लेगा, मतलब ये इंसिडेंट रे होगा तो यही रिफ्लेक्टेड रे भी होगा। ठीक है, जो ऐसे आया होगा वो बिल्कुल ऐसे ही चला जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका कितना होगा, ये ऐसे है, नॉर्मल भी ऐसे ही बन जाएगा, दोनों पैरेलल है, एंगल जीरो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होना चाहिए, तो ऐसे ही जाएगा ना भाई, सिंपल सी बात है। ओके सर, ठीक है, बोला जा रहा है कि इफ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट्स एट अ पॉइंट देन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, इफ दे अपीयर्स टू मीट वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सी बात है बच्चों, बोला ये जा रहा है, पहले तो हम एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि ऐसा आपके पास मिरर है, ठीक है, अब कोई यहाँ से मान लेते हैं कि इस तरीके से हमने अगर ड्रॉ कर दिया है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई लाइट रे हमारे पास आ रही है, यहाँ पे, यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है, यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे आएगी, यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे आएगी। ये अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इससे निकलने वाले लाइट रे तो हर तरफ है ना, ये तो लाइट रे हर तरफ ही निकलेंगे भाई, सॉरी ऐसे लाइट रे तो हर तरफ ही निकलती है। ठीक है, लेकिन हम दो लाइट रे लेते हैं नॉर्मली, अगर हमें ड्रॉ करना होता है पेज पे, तो हम दो ही निकालते हैं, इससे निकलने वाली तो बहुत सारी है, इधर भी, लेकिन हमें ज़रूरत कितनी की है, दो की ज़रूरत होती है, तो एक ऐसे निकाल लिया, एक ऐसे निकाल लिया, तो एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है। ओके सर, तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ से ऐसे चली जाएगी, मान लेते हैं ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसे चले जाएगी, तो हमारा लिखा गया पॉइंट बोल रहा है कि लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन तो हम आगे देखेंगे, यहाँ नहीं, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट्स अ पॉइंट देन रियल इमेज इज फॉर्म। ओके, तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि अगर हम इसको मिला दें, अगर हम इसको मिला दें, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये हमको कहाँ पे मिलेंगे भाई, अगर ऐसे ये जा रहा है तो जाता रहेगा, इधर ये जाता रहेगा तो ये मिलेगा ही नहीं, इधर जाता रहेगा, इधर जाता रहेगा तो ये मिलेगा ही नहीं। लेकिन हम यहाँ पे मैच करा सकते हैं, अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट मतलब हमें प्रतीत होगा मिलते हुए, तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, तो प्रतीत हो सकता है ना भाई प्रतीत हो सकता है कि ये इधर आके ऐसे मिला हो, इसको हम अगर चाहें तो ऐसे करके नहीं मिला सकते हैं कि प्रतीत हो कि ये इधर मिला हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मिला हो, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन जाएगा, अगर हम ऐसा लेकर चले तो। ठीक है, मान कर चलना है, तो फिर से एक और बना देते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि फिर से लाइट रे मान लेते हैं कि इधर से इस बार आ रही है, मान लेते हैं लाइट रे इधर से एक बार आ रही है, लाइट रे फिर मान लेते हैं कि ऐसे यहाँ पे ये इसका
प्लेन है। तो लाइट रे टकराने के बाद यहाँ पे आ गई, ये लाइट रे टकराने के बाद यहाँ पे आ गई, ये इधर से आई, ये इधर से आई। इंसिडेंट रे था ये, इंसिडेंट रे था ये बच्चों, ये आर था, ये आर था। तो यहाँ पे देखा जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखना है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ तो इधर आया, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ तो ये इधर आया। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये मिल रहे हैं, हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं। तो यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म होगा भाई, बिल्कुल, बस यही चेक करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, रियल इमेज मिलेगा बच्चों, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे रियल इमेज मिलेगा। बस रिफ्लेक्शन के बाद मैच होना चाहिए, मैच नहीं हो रहा है तो हम मैच कराने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद वर्चुअल इमेज बन जाएगा। ऐसा ही हम लोग केस कर सकते हैं अगर हम लोग कर्व्ड मिरर पढ़ेंगे। अब कर्व्ड मिरर तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो ये मान लेते हैं कि इसका ये प्लेन है, कर्व मिरर आगे आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसे लाइट रे आ रही है, लाइट रे ऐसे आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद तो इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, ठीक है। ये इंसिडेंट रेज था, ये रिफ्लेक्टेड रेज इधर जा रही है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड रेज इधर जा रही है। अब बताइए, ये रिफ्लेक्टेड रेज इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो कभी मिलेंगे भाई, इधर जा रही है, इधर जा रही है, मिलेगी ही नहीं कभी। तो हम मिलाने की कोशिश करेंगे, तो मिलाने की कोशिश करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये कहीं यहाँ पे मैच कर रहा है, ये कहीं यहाँ पे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन जाएगा, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन जाएगा बच्चों। अगर ऐसा ही केस हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग इस टाइप का ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर हो हमारे पास, कॉनकेव मिरर ले लें तो हमारे को पता चलेगा कि अगर लाइट रे ऐसे आ रही है, इसमें लाइट रे ऐसे आ रही है, तो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे मैच करेगी। तो ओके, इधर से लाइट आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से, ये मैच यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैच हो ही जा रहा है तो यहाँ पे रियल इमेज बन जाएगा भाई, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मैच हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैच नहीं हो रहा है फिर दिक्कत होता है। ऐसा ही मान लेते कि अगर आपको लेंस आगे जाके बताऊंगा मैं, इस टाइप का अगर लेंस मान लेते हैं कि ये कॉनकेव लेंस है, ये इसका एक्सिस है, मान लेते हैं लाइट रे जो है इस तरीके से इधर आई, तो ये ब्रॉडर पार्ट की तरफ ऐसे करके इधर चली जाती है। अभी आपको ये सब कुछ दिक्कत नहीं है, समझने की ज़रूरत ही नहीं है, हम बस बता रहे हैं कि इस टाइप से होती है। तो आपको दिख रहा होगा, अगर इधर से रेज आ रही है तो इधर चली जाएगी, इधर से रेज आ रही है तो इधर चली जाएगी, हाँ सर। तो ये जाती रहेगी तो भाई ये रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे कभी मैच ही नहीं होगी। ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो मैच कराने की कोशिश करना है हमें। कोशिश करने के बाद पता चलेगा कि ये कहीं यहाँ पे, ये कहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे मैच हो रहा है, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन जाएगा। ओके सर, ये तो काफ़ी इजी है। तो इस तरीके से सोचना है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसा नहीं आपको लग रहा हो कि आसान सी तो चीज़ है, चीज़ आसान है लेकिन समझना जरूरी है बच्चों, कि हमें ज़बरदस्ती जब मिलाना पड़ता है तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है। ये हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे चल लेते हैं, काफ़ी आसान सी बात है। प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं। प्लेन मिरर, मिरर मतलब प्लेन मिरर होगा, जो हम एक्चुअल में मिरर यूज करते हैं प्लेन मिरर ही होता है। तो इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट लिटरली इन्वर्टेड, ओके, इक्वल इन साइज इन, अरे यार ये तो बिल्कुल आसान सी बात बोल रहा है। एक हम अगर प्लेन मिरर बना लेते हैं बच्चों, एक अगर हम प्लेन मिरर बना लेते हैं, ठीक है, तो एक इसका मान लेते हैं ये एक्सिस है, ठीक है। आपको दे रखा है कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ ऑब्जेक्ट है। अब रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो कुछ भी रख सकते हैं, तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे रख देते हैं आर। सर आर ही क्यों रखा आपने, अच्छा सा आर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा बच्चों वो यहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे बन गया, यहाँ पे अच्छा नहीं बना, चलिए ठीक है, मान लीजिए कि ठीक है, ठीक है। अब इतना हम क्या ही बनाए, चलिए ठीक है बच्चों, मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसका हाइट होगा, ये जो इसका हाइट होगा बच्चों, ये जो इसका हाइट होगा, ये दोनों का हाइट बोला जाता है सेम होता है, मतलब ये एच हाइट का है, तो इसका इमेज भी, ये इमेज है बच्चों, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इसको इमेज के तरीके से बना दे क्या, ये देखिए ये इमेज है बच्चों,
ठीक है, ये इमेज की तरफ आपको लग रहा होगा। तो इसका भी हाइट एच होता है। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है। देख सकते हैं आप बिल्कुल इजी तरीके से। ये बिल्कुल मिरर, जो आप मिरर में अपना चेहरा देखते हैं ना, वही समझिए ये मिरर ही है। और यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल जहाँ पे आप खड़े हैं उतना ही पीछे, मिरर के पीछे लगता है कि मैं खड़ा हूँ, मैं मिरर के आगे खड़ा हूँ, और हमें लगता है कि मेरा ही हम शक्ल जो है मिरर के उतना ही पीछे है, जितना मैं आगे हूँ उतना ही वो पीछे है। तो वही बोल रहा हूँ कि जितना ये आगे है उतना ही ये अंदर पीछे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब बात ये हुआ कि यहाँ से जो इसकी दूरी होगी, यहाँ से ये जो दूरी होगी इसकी, मान लेते हैं कि वो x है, तो यहाँ से ये जो दूरी होगी ये भी x ही होगी। मतलब ये जो बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है बच्चों, वो इमेज डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। कहाँ से? फ्रॉम प्लेन मिरर, फ्रॉम प्लेन मिरर। अगर प्लेन मिरर देख रहे हैं तो प्लेन मिरर की ही बात करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और बात बोला जाता है कि वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल मतलब कि आभासी, मतलब कि काल्पनिक, मतलब कि जो रियल नहीं है वो वर्चुअल होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट तो रियल है बच्चों, ये तो रियल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो असली में होता है ना भाई, उसमें जान प्राण कुछ तो होता है, तो ऑब्जेक्ट तो रियल ही है। लेकिन यहाँ पे जो इमेज बनता है हमारे पास, ये वर्चुअल होता है भाई। क्यों वर्चुअल होता है सर? बिल्कुल वर्चुअल ही होगा ना। आप खड़े हो मिरर के आगे तो आप तो रियल हो भाई, लेकिन आपका जो इमेज बन रहा है वो तो वर्चुअल ही होता है। वो थोड़ी रियल आदमी अंदर जाकर खड़ा है मिरर के अंदर, नहीं ना, वो तो वर्चुअल ही है। वो तो इसको नॉन रियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? सीधा। सीधा मतलब बिल्कुल सीधा, जैसे आप खड़े हो वैसे ही वो भी खड़ा होगा, बिल्कुल सीधा सीधा। आ रहा है समझ में? अब हम ऐसे खड़े हैं तो मेरा पैर ऊपर और उसका सर नीचे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। सीधा होता है, इसीलिए बोल रहा है सीधा। ये कब होता है? जब प्लेन मिरर हो। याद रखिएगा, हर एक केस में नहीं होगा। प्लेन मिरर के केस में ऐसा हो रहा है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है ना? और लिटरली इन्वर्टेड होता है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ बच्चों? लिटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब होता है आपका अपोजिट। आपका अपोजिट मतलब कि अगर आपने मिरर में ऐसे राइट हैंड दिखाया है तो इमेज का वो लेफ्ट हैंड होगा। गौर कीजिएगा, गौर किए नहीं होंगे आज तक, उनको पता है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर आपने ये राइट हैंड उठाया है तो इमेज में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे उसका वो लेफ्ट हैंड है। मतलब जो हमारा राइट वाला फेस है उसका वो लेफ्ट वाला फेस है। आपको तो लगेगा कि हम ये उठाए हैं तो वो भी वही उठाया है, नहीं भाई। आपने राइट हैंड उठाया है तो इमेज का लेफ्ट हैंड होता है वो। ठीक है, लगता राइट है लेकिन वो इमेज का लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। ये हम इधर देख रहे हैं, ये राइट साइड वाला है, तो इमेज में दिखाएगा वो लेफ्ट साइड है। मतलब कि आपको लगेगा राइट है, लेकिन आप इमेज में अगर जाकर सोचेंगे कि मैं इमेज हूँ, तब आपको लगेगा हाँ यार ये तो लेफ्ट साइड है। आ रहा है समझ में बच्चों? आई थिंक क्लियर होगा यार। आप सेल्फी में भी देख सकते हैं, जो आप कैमरा में सेल्फी लेते हैं उसमें भी वही होता है। अगर आप ये राइट हैंड उठा रहे हैं तो उसमें उसका इमेज का जो वहाँ फोटो दिख रहा है उसका लेफ्ट हैंड होगा। उसका बोल रहा हूँ। याद रखिएगा, उसका लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो बिल्कुल आसान है बच्चों। तो मिरर इमेज में कुछ ऐसा खास होता नहीं है। तो यहाँ पे देख लेता हूँ मैं कि डेविएशन क्या होता है। अगला हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? डेविएशन है। तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर एंड बाय टू इंसिडेंट प्लेन मिरर्स। ओके ओके, डेविएशन में अभी बता दिया। देखिए बच्चों, अभी बताया तो नहीं हूँ लेकिन बता देता हूँ। जो आपने प्लेन मिरर देखा है ना, बस वैसा ही देख लीजिए आप। तो प्लेन मिरर जो आपने देखा बच्चों इस तरीके से, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आ रहा था ऐसे, ये रिफ्लेक्ट हो रहा था ऐसे। आपको पता था कि यहाँ पे एक नॉर्मल भी आ रहा था बच्चों। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे था। आई और यहाँ पे ये आर था, ये दोनों सेम होता है बच्चों।
बात यह है कि इस लाइट को जाना किधर था, ये जो इंसिडेंट रे आया था हमारे पास, इस इंसिडेंट रे को जाना किधर था। सर इसको जाना तो सीधे था, लेकिन आपने क्या किया कि यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, तो मिरर की वजह से भाई ये रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब बात यह है, अगर जिसको जाना इधर था वो हमने इधर रिफ्लेक्ट करा दिया, तो हमने डेविएट कर दिया ना भाई। इसका मतलब हमने इसको क्या किया बच्चों, डेविएट कर दिया। इसका मतलब आपने क्या किया बच्चों, इसको डेविएट कर दिया। तो ये डेविएशन डेल से दिखाते हैं इसे। आपने क्या किया, डेविएट कर दिया। आज जाना इधर था, हम लोग ले उधर गए, तो कितना डेविएट हुआ है वो डेल से रिप्रेजेंट करता है। तो डेल का वैल्यू कितना होगा बच्चों, अगर ये पूरा लाइन ऐसे होता है, देख सकते हैं ये पूरा ऐसे लाइन है, तो ये पूरा 180 डिग्री होगा। लेकिन इसमें ये निकालना है, तो इसका मतलब इसको घटा देते हैं, आई प्लस आर। तो डेल का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर हो जाएगा। तो डेल का वैल्यू आप देख सकते हो 180 डिग्री माइनस का हो जाएगा, दोनों सेम होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ आई लिख सकता हूँ, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे कर सकता हूँ। और अगर कहीं पे अगर इंक्लाइंड मिरर हो, वो भी देखना पड़ेगा हमें, इंक्लाइंड मिरर में कैसे होगा। ये तो प्लेन मिरर में है। इंक्लाइंड मिरर में मान लेते हैं कि एक मिरर कुछ ऐसे है, एक मिरर कुछ ऐसे है, तो ये मिरर एक दूसरे पे इंक्लाइंड हो गए, दोनों के बीच में कुछ एंगल हो गया ना भाई, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बच्चों, इंक्लाइंड हो गए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्लाइंड हो गए। तो मान लेते हैं लाइट रे जो है ऐसे आया भाई, या मान लेते हैं किसी एंगल पे ऐसे आया, कैसे मान सकते हैं। तो लाइट रे फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। आपको बस डेविएशन को ऐड कर देना है। इसमें क्या हुआ, मल्टीपल डेविएशन हुआ है, तो मल्टीपल डेविएशन में क्या करेंगे, मल्टीपल बार ऐड करेंगे। तो ये यहाँ पे इंसिडेंट रे किया है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आगे की तरफ जा रहा है। तो इंसिडेंट रे को जाना इधर था भाई, हमको जाना इधर था, आपने डेविएट कर दिया इधर, कितना, डेल 1 मान लेते हैं। हमको जाना फिर से इधर था, आपने इधर डेविएट कर दिया। आपने क्या किया, इधर डेविएट कर दिया भाई, तो ये डेल 2 हो गया। तो यही तो हुआ, उसके बाद तो ये रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल गया। तो इसका मतलब यहाँ पे नेट डेविएशन जो है, यहाँ पे जो नेट डेविएशन है बच्चों, वो डेल बराबर हो जाएगा डेल 1 प्लस डेल 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो ये नेट डेविएशन हमारे पास आ गया। सिंपल है यार, और कुछ करना ही नहीं बच्चों। ये इधर से ला के इधर, तो यहाँ पे एक पहला डेविएशन, दूसरा डेविएशन। आपको ये एंगल्स दिए रहेंगे सवाल में, टेंशन नहीं लेना है, एंगल्स दिए रहेंगे, उसके बाद बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं सवाल भी लाया हूँ, आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पे अगला पॉइंट है, 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। ओके, इमर्जेंट रे एंटी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। 90 डिग्री पे अगर होते हैं, ये वाली जो है, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे, इसको हम ऐसे कर देते, ये 90 डिग्री हो जाएगा ना दोनों के बीच में, वही बोल रहा है। इट सफर्स 1 रिफ्लेक्शन फ्रॉम ईच, ओके, वट एवर द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, अगर हमारे पास 2 मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अरे यार सही से बन जाओ यार, नहीं बनोगे तो मैं बना दूंगा। ठीक है बच्चों, लगता है ठीक बन गया। तो ये दोनों मिरर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है भाई। हाँ सर, अगर कोई भी लाइट कैसा भी इंसिडेंट करता है, कैसा भी इंसिडेंट करता है किसी भी एंगल पे, अगर वो लाइट रे हमारे पास इंसिडेंट करता है तो उसका एक बार ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, और दूसरी बार रिफ्लेक्शन होने के बाद बिल्कुल पैरेलल जाता है। जिस तरीके से ये इंसिडेंट किया है उसी तरीके से ये रिफ्लेक्टेड हो जाता है, और बिल्कुल पैरेलल है ये, और ये रे बिल्कुल पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये होता ही है किसी भी एंगल पे इंसिडेंट कराइए। तो आई थिंक क्लियर होगा, ये पॉइंट बोल रहा है अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दोनों मिरर के बीच का एंगल। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा यार, काफ़ी ये बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। अब बच्चों हमारे पास रोटेशन आ गया बच्चों, तो रोटेशन को हम बिल्कुल इजी तरीके से देख सकते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, अब प्लेन मिरर इज रोटेटेड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट एंगल थ्रू, अच्छा इंसिडेंस थ्रू एंगल थीटा। यहाँ पे थीटा छूट गया था, थीटा से हम लोग अगर लाते हैं, अरे यार मतलब मिरर को रोटेट करते हैं थीटा से बच्चों, तो बाई कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, इंसिडेंट रे को फिक्स्ड रखना है, द रिफ्लेक्टेड रे टर्न थ्रू एंगल टू थीटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर हर एक किताबों में दिया रहता है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए, अगर आपके पास कोई ऐसे मिरर है बच्चों,
और इस पे कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो ये रिफ्लेक्टेड भी होगी, ये इसका नॉर्मल भी होगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ इसका रिफ्लेक्शन होगा। अब बात ये है कि ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। अगर हम इस मिरर को हम रोटेट कर देते हैं बच्चों, ये जो आपके पास ये मिरर है इसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं भाई। ये देखिए ऐसे था, इसको हम लोग रोटेट कर देते हैं ऐसे करके, देख सकते हैं ना, थोड़ा सा हम ऐसे करके रोटेट कर दिए। अब क्या होगा, यहाँ पे ला देता हूँ। अब इसका नॉर्मल भी चेंज हो जाएगा। अब इसका नॉर्मल कुछ ऐसे बन जाएगा भाई, है ना बच्चों। अब इसका नॉर्मल कुछ ऐसे बन जाएगा। अब बोला जा रहा है कि कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, मतलब ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है इसको फिक्स रखा गया है, ये फिर भी वैसे ही आ रहा है। मतलब पहले का जो इसका था, इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं बच्चों। ये नया वाला नॉर्मल इस तरीके से इस कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका पुराना वाला नॉर्मल तो ऐसे ही रहेगा, ये इसका पुराना वाला नॉर्मल है भाई, और ये इसका नया वाला नॉर्मल है। कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, इंसिडेंट रे फिर भी फिक्स्ड है, मतलब ये जैसे आ रहा था वैसे ही आ रहा है। इसको कॉपी कर लेते हैं, ये वैसे ही आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, इसको हमने फिक्स नहीं किया, मतलब इसको हमने चेंज नहीं किया, ये ऐसे ही आ रहा है। हमें तो ये पता है कि हम इसको एंगल थीटा से रोटेट कर दिए हैं, इसको एंगल थीटा से ऐसे करके रोटेट कर दिए हैं, ठीक है। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। हाँ भाई, ये तो रिफ्लेक्ट होगा सर, तो ये रिफ्लेक्ट होगा। इसके लिए नॉर्मल कौन सा है, इसके लिए नॉर्मल ये वाली है, ठीक है। तो उसके कारण ये रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले वाला जो रे था, पहले वाला रे इधर गया था, ठीक है। पहले वाला रे इधर गया था, इसको हम लोग इसको डॉटेड से दिखा देते हैं। ये पहले वाला है ना। तो बोला जा रहा है कि द रिफ्लेक्टेड रे टर्न बाय एंगल 2 थीटा, मतलब कि ये जो पहले वाला है, ये R1 है पहले वाला, ये R2 है, तो ये जो है ऐसे करके ये 2 थीटा से रोटेट हो जाता है। मतलब अगर आपने मिरर को थीटा से रोटेट किया है तो ये जो है 2 थीटा से रोटेट हो जाता है। रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाता है। कैसे हो जाता है, बिल्कुल ईजी है भाई। आपको पता है कि यहाँ पे तो इंसिडेंट रे जो है और रिफ्लेक्टेड रे बराबर थी, हाँ सर, इसका ये एंगल और ये एंगल तो बराबर था। मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं इसके वजह से ये और ये तो बराबर ही होगा, हाँ सर, ये दोनों तो बराबर ही होगा। ये पूरा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, कि ये एंगल की बात कर रहा हूँ और ये एंगल की बात कर रहा हूँ, ये दोनों तो बराबर होगा क्योंकि ये आई है और ये आर है। ओके सर, हमको ये 2 थीटा निकालना है, हमको ये 2 थीटा, इसको हम लोग बोल देते हैं 2 थीटा को बोल देते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि ये एंगल, इसको एंगल बोल देते हैं। तो एंगल ये अगर फाइंड करना है तो हमको पता होगा, हमको ये पता है कि अगर हम, एक तरीका है बच्चों, इस तरीके से इसमें से ये पूरा एंगल में से ये वाला एंगल हटा दें तो हमको 2 थीटा मिल जाएगा। तो ये पूरा एंगल है कितना, ये पूरा एंगल है कितना, पहली बात इतना तो ये आर था, हाँ सर ये आर था, और ये भी एंगल थीटा होगा। ये जो आप एंगल देख रहे हो ये एंगल थीटा होगा भाई। ये नॉर्मल भी थीटा से रोटेट होता है क्योंकि आपने प्लेन को थीटा से रोटेट कर दिया है, तो ये नॉर्मल भी जो है, ये नॉर्मल ऐसे था और ये ऐसे हो गया, तो ये एंगल थीटा ही होगा। ये देखिए ये प्लेन है बच्चों, ये प्लेन पे ये नॉर्मल है। अगर प्लेन को हम लोग क्या किए हैं, ऐसे रोटेट किए तो देख रहे हैं नॉर्मल रोटेट हो गया अपने आप, ऐसे हो गया बिल्कुल। तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हो गया, तो हमको दिख रहा है कि हमको ये पूरा एंगल में से ये वाला एंगल हटाना है, तो 2 थीटा आ जाएगा। तो देख सकते हैं पूरा एंगल ये कितना है,
भाई ये रिफ्लेक्टेड रे था और ये एंगल थीटा है, तो पूरा एंगल है यहाँ पे रिफ्लेक्टेड प्लस थीटा, उसमें से हमको इसको घटाना है। अब देखिए ये जो है ये वाली चीज़ को घटा देंगे, ये कितना एंगल होगा भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको सेम रखना है। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था ये तो सेम था, ये तो सेम था। तो अब जो नया वाला नॉर्मल बन गया है रोटेशन के कारण, ये जो नया नॉर्मल है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ है, तो इसका अब ये एंगल और ये एंगल तो बराबर ही होगा। तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा, पहले वाली एंगल ये पूरा आई थी और ये एंगल थीटा थी, तो आई माइनस थीटा ये हो जाएगी। हाँ सर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये एंगल हो जाएगा आई माइनस थीटा। तो उसी तरीक़ा से ये रिफ्लेक्ट हुआ होगा इधर, तो ये भी एंगल हो जाएगा आई माइनस थीटा। ओके, तो आई माइनस थीटा यहाँ पे घटा देंगे तो 2 थीटा मिल जाएगा हमारा। ओके, आई माइनस थीटा को घटा देंगे क्योंकि यही रिफ्लेक्टेड रहे। अरे यार, ये जितना एंगल से यहाँ पे इंसिडेंस हुआ है उतना ही से रिफ्लेक्शन हुआ होगा, तो ये एंगल तो हमें पता चल गया क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ इतना पे, उतना ही पे रिफ्लेक्शन होगा, तो वही हमने लिख दिया। अब आप देख सकते हैं आर माइनस थीटा माइनस आई प्लस थीटा, आई और आर एंगल बराबर हैं, तो इसका मतलब एंगल बराबर हैं, तो ये एंगल भी कट जाएंगे। तो हमारे पास जो एंगल आ जाएगा बच्चों, हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 2 थीटा। तो यही तो आ रहा था, बोला जाता यहाँ पे बोला तो जा रहा है कि 2 थीटा से रोटेट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कैसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर इंसिडेंट रे को फिक्स किया जाता है और बस हम लोग प्लेन को रोटेट करते हैं, प्लेन को रोटेट करते हैं एंगल थीटा से, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, तो यहाँ पे ये जो ऐसे करके रोटेशन हुआ है ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही हुआ है, ठीक है। मतलब सेम सेंस में रोटेशन होता है। अगर आपने मिरर को ऐसे रोटेट किया तो उसका एंगल 2 थीटा जो भी ऐसे रोटेट होगा, मतलब सेम सेंस में, ठीक है। ROTATION, रोटेशन इन सेम सेंस। रोटेशन इन सेम सेंस होता है बच्चों। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, कहीं कहीं पे बोला जाता है कि अगर इस तरीके से हम देख लेते हैं, अगर ये हमारे पास मिरर है, अगर आपके पास ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और अगर हम यहाँ पे बता दें कि अगर हम इसको ऐसे करके थोड़ा सा बढ़ा दिया एंगल, तो इसका भी एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब हम इस बार मिरर रोटेट नहीं कर रहे हैं, हम इस बार इंसिडेंट एंगल को, इंसिडेंट रे को थीटा से रोटेट किए हैं, तो इसका रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो भी एंगल थीटा से रोटेट हो जाता है। और यहाँ पे रोटेशन किस तरीके से हो रही है, अगर इधर हो रहा है तो ये हो गया यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, और ये इधर हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे उल्टा सेंस होता है, यहाँ पे रोटेशन इन अपोजिट सेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अपोजिट सेंस में रोटेशन होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे मिरर नोट रोटेशन, मिरर का रोटेशन नहीं हो रहा है, मिरर नोट रोटेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो सबको पता है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे अपोजिट सेंस में होता है और यहाँ पे मिरर रोटेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगला चीज़ है बच्चों की इमेज बाय 2 इंक्लाइंड मिरर्स। इमेज बाय 2 इंक्लाइंड मिरर्स का मतलब समझ में आ रहा है आपको भाई, यहाँ पे 2 मिरर्स इंक्लाइन होंगे एक दूसरे पे, कुछ एंगल पे होंगे, और उसके बाद बोल रहा है कि इमेज कितना फॉर्म होगा, नंबर ऑफ इमेज बताइए। तो ये एक्चुअली में उतना सवाल इस टॉपिक से नहीं आता, बट आप देख लीजिए, सब लोग बताते हैं, सारे टीचर, तो हम भी बता देते हैं, किताबों में भी दिया रहता है कि 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट ईच अदर विथ एन एंगल ऑफ थीटा, थीटा से थीटा पे ही होगा। बोला जा रहा है देन द नंबर ऑफ इमेजेस इन फाउंड बाय द ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट इन बिटवीन। बिल्कुल इजी सी बात है, बोला जा रहा है कि अगर आपके पास कोई प्लेन मिरर, 2 प्लेन मिरर इंक्लाइंड है, ठीक है, ये 2 प्लेन मिरर क्या है बच्चों, इंक्लाइंड है।
अगर ये इंक्लाइंड है और इनके बीच कोई भी हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट हम कहीं पे रख सकते थे। देखिए यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो यहाँ पे मैंने नहीं रखा, कोई जनरल पॉइंट पे हमने रख दिया है, ठीक है, ओके, जनरल पॉइंट पे रख दिया है। ये एंगल बोल रहा था कि थीटा है, रहने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सिंपल सी बात है, अगर ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज बनेगा इस मिरर के अबाउट, तो ये परपेंडिकुलर ही ऐसे करके बनता है। हाँ सर, प्लेन मिरर है तो परपेंडिकुलर ही बनेगा ना, वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे वो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे पहला इमेज बन जाएगा। उसी तरीक़ा से ये भी तो मिरर है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे भी एक इमेज बनेगा। हाँ सर, तो भाई बना दो यार, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर ही जाता रहता है, तो बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, अब अगर ऐसा बन गया तो अब ये जो इमेज है इस प्लेन के लिए तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सर कैसे काम करेगा? काम करेगा बच्चों, क्योंकि इसका ना रिफ्लेक्शन इसमें हुआ है तो यहाँ पे इमेज बना है, इसके लिए तो वो ऑब्जेक्ट ही है क्योंकि वो इधर ही है, प्लेन के इसी साइड है, तो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है, तो फिर से ये इमेज बना देगा बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे करके। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा करके परपेंडिकुलर बना देगा। हाँ सर, अब वैसा ही इसके लिए तो ये इमेज है ना, तो लेकिन इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो इसके लिए भी बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर जाएगा। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा घुमा दिया हूँ आप मत घूम जाना बच्चों, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर ही जाता है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगा और बिल्कुल इमेज यहाँ पे ऐसे करके बन जाएगा। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ये इमेजेस बन रही हैं, I1 हो गया, I2 हो गया, ये I3 हो गया, I4 हो गया, अब पता नहीं कितना बनेंगे, बनते रहेंगे। तो ये ऐसा देखा गया और ऐसा नॉर्मली होगा ही भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर ऐसा मिरर है तो ऐसा ही बनता रहेगा यहाँ पे, है ना बच्चों, यहाँ पे बनता रहेगा। और ऑब्जर्व किया गया लोगों के द्वारा, तो उन्होंने देखा कि ये जो है एक सर्कुलर लाइन पे लाई करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? ये सारी चीज़ें बच्चों, ये जो आप जितनी देख रहे हैं ना ऑब्जेक्ट और जो इमेज जो बना है, उनका अगर आप मिलान करें, उनको अगर आप मिला दें तो आपको पता चलेगा कि भाई ये तो सर्कुलर लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब कि ये गोल, कुछ इस टाइप का गोल बनेगा, इधर तक बनेगा बच्चों। ठीक है, मेरे से उतना गोल बन नहीं रहा है, मतलब मान लीजिए ये ऐसा जो इमेजेस बना है ना, उस सारे को ऐसे मिला देंगे ना, तो वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उस सर्कुलर पाथ में ये जो रेडियस होता है, यहाँ पे जो रेडियस आप देख रहे होंगे, वो ऑब्जेक्ट और इस कटिंग पॉइंट के बीच का दूरी होता है, इसको रेडियस बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऑल इमेजेस formed by these two mirrors follow the circular path. Follow the circular path. Center of circle, ये जो सर्कल बना है इसका सेंटर ऑफ सर्कल इज क्रॉस सेक्शन पॉइंट of these two mirrors. And radius r जो होता है is distance between object and O। ठीक है, इनके बीच का हम अगर डिस्टेंस ले लें तो हमको पता चल जाएगा इसका रेडियस क्या है। तो ये ऐसे नॉर्मली होता है। अब आपको ऐसे करके दिखाना नहीं होगा कि एग्जाम में कि भाई कितना, अगर एंगल थीटा दे दिया आपके पास, ये एंगल अगर थीटा दे दिया तो आपको बताना है कि कितना इमेज फॉर्म हुआ। तो आप ऐसे करने चले जाएंगे तो आपके पास गलती भी हो सकती है, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा मेजरमेंट का तरीका नहीं रहेगा ना।
कि भाई ये इमेज यहीं पे जा रही है, तो गलती हो सकता है। तो उसके लिए लोगों ने फिर फार्मूला निकाला कि भाई अब डायरेक्ट फार्मूला से भी इस चीज़ को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि आपको एक वैल्यू पता करना होगा बच्चों। वो वैल्यू क्या होता है? एक्स। सर एक्स की याद क्यों दिलाते हो? कोई बात नहीं बच्चों। तो वो एक्स होता है, वो एक्स का वैल्यू क्या होता है? 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री होता है ना इसका, पूरा 360 डिग्री अपॉन थीटा, जो थीटा आपने लिया होगा। ये एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए आप पहले। अगर एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा बच्चों, क्या पता चलेगा? हम इसको आगे ले जाएं क्या, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो जो आप एक्स का वैल्यू पता करेंगे बच्चों, 360 अपॉन थीटा मिलता है। तो एक्स का वैल्यू में बहुत सारी चीज़ छिपा हुआ है। एक्स का वैल्यू हो सकता है आपके पास कुछ हो रहा है, हो सकता है कुछ हो रहा है, हो सकता है कुछ हो रहा है, तीन ही चीज़ आएगा। हाँ, एक्स का वैल्यू हो सकता है आपके पास आ जाए, वो इवन आ जाए। एक्स का हो सकता है वैल्यू आपके पास ऑड आ जाए। एक्स का वैल्यू हो सकता है आपके पास डेसिमल में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, भाई कुछ भी हो सकता है। तो एन क्या होता है यहाँ पे? एन हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड एन बोलते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम एन की बात करें तो इवन, जब एक्स का वैल्यू इवन आ जाता है तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म जो होता है एन, उसका वैल्यू हो जाता है x-1। लेकिन जब ऑड आता है तो इसमें भी दो केस बन जाता है भाई। क्या क्या केस बन जाता है? ऑड आ गया तो उसमें केस बनता है कि क्या यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा सेम है? ये क्या है? क्या यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा सेम नहीं है? मतलब अल्फ़ा बीटा सेम है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, और यहाँ पे एसिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा अगर सेम हो गए, अल्फ़ा बीटा अगर सेम हो गए तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म जो होगा बच्चों, वो फिर से x-1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर अल्फ़ा बीटा सेम नहीं तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म जो होगा वो x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर डेसिमल में होता है तो हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि अल्फ़ा बीटा सेम होने का मतलब क्या है? मतलब जो लाइन होता है ना, बाइसेक्टरिंग लाइन, जो आपने इस तरीके से जो बनाया था मिरर, तो इसमें जो आपने ऑब्जेक्ट रखा था ना, इसमें ऑब्जेक्ट आप रखेंगे कहाँ पे? एंगल बाइसेक्टर पे, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो आप रखेंगे वो ऑब्जेक्ट इस लाइन पे होगा, इसीलिए बोला जाता है कि एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे बराबर होंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो आप रखेंगे, ये अल्फ़ा मान लेते हैं, ये बीटा मान लेते हैं, ये अल्फ़ा बीटा बिल्कुल सेम नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा सेम नहीं है, अल्फ़ा बड़ा है, बीटा छोटा है। यहाँ पे अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू बीटा है बच्चों। ओके, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा के बराबर है। तो यहाँ पे बाइसेक्टिंग लाइन पे अगर ऑब्जेक्ट है, वो आपको सवाल में पता चल जाएगा, तब आपको x-1 यूज कर देना है। अगर बाइसेक्टिंग लाइन पे नहीं है तो n और x बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको बस ध्यान में रखना है। क्या होगा अगर डेसिमल में आ जाए? डेसिमल में मान लेते हैं कि आपके पास वैल्यू आ गया, अगर आपने x का वैल्यू निकाला तो x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया? मान लेते हैं कि 5.38। अब क्या करें? अब तो डेसिमल में आ गया भाई। तो अब इसको करने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, इसको एक फॉर्मेट में लाना पड़ता है। फॉर्मेट क्या है? 2n प्लस माइनस कुछ, 2n प्लस माइनस आप यहाँ पे क्या लिख दें? इंटीजर, कुछ इंटीजर नहीं, मतलब कि कुछ आई लिख देता हूँ, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में कैसे लाएंगे? देखिए इस तरीके से लाया जाता है। एक्स का वैल्यू है 2n में लाना है, मतलब कि 2 से गुना होने वाला टर्म आना चाहिए। तो 4 भी ला सकते हैं, लेकिन 4 में लाएंगे तो ये जो आई होता है इसकी कंडीशन है, ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा। एक से छोटा होना चाहिए भाई, ये आई का वैल्यू एक से छोटा होना चाहिए। तो आप सोचिए इसको किस तरीके से लिखें। तो हमारे दिमाग में एक तरीका आ रहा है, वो तरीका क्या है? आप लोग 2 गुने 3 का जो 6 आ जाएगा, 6 में से आप घटा दीजिए। कितना घटा दीजिएगा?
कितना आ जाएगा 4062 आ जाएगा ना, 0.62 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कर दीजिए। और एग्जांपल ले लीजिए बच्चों, आपको लेना है तो आपके पास मान लेते हैं वैल्यू आ गया एक्स का, मान लेते हैं क्या आ गया। तो यहाँ पे ये भी तो बताऊं कि नंबर ऑफ इमेजेस बना कितना। तो नंबर ऑफ इमेजेस यही होता है, नंबर ऑफ इमेजेस कितना बना बच्चों, 6 बना। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल में एक और समझ लीजिए, अगर आपके पास 9.1 आ गया एक्स का वैल्यू, तो अब इसको कैसे बदलेंगे, बदल सकते हैं एक्स का वैल्यू। आपको 2n के टर्म में पहले लिखना है, तो 2n के टर्म में इसके नज़दीक में क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो 2 × 5 कर देते हैं 10, उसमें से 0.9 घटा देते हैं। हाँ सर बिल्कुल बनेगा। अगर आप यहाँ पे 8 बनाएंगे तो नहीं होगा ना भाई, 8 में फिर 1.1 ऐड करना पड़ेगा, तो नहीं होगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो गया बच्चों, वो हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें इस केस में करना होगा आपको। ठीक है, तो ये बिल्कुल ईजी है और इस तरीके से आप कर सकते हैं बच्चों, है ना। यहाँ पे इवन वैल्यू एक्स का आ रहा था, ओड वैल्यू यहाँ पे एक्स का ही आ रहा था। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। ठीक है, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस। आप गलती ना करें इसलिए मैं लिख दिया। तो आई थिंक क्लियर होगा, यहाँ तक भी क्लियर होगा। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। लेकिन क्या हो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट केसेज अगर हम ले लें, मान लेते हैं कहीं पे ऐसा दिया रहता है, इसको हटा ही देते हैं, ये तो आपको पता ही है। मान लेते हैं कि आपके पास अगर कहीं पे दे दिया है कि थीटा का वैल्यू आपके पास 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 90, मतलब कि आ जाएगा 4। इवन आ गया, मतलब एक्स का वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ इमेज का वैल्यू x-1 हो जाएगा, मतलब कि 4 - 1 का वैल्यू 3 के बराबर आएगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 फॉर्म होगा इसमें। थीटा का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं कि 0 डिग्री, 0 डिग्री के केस में क्या होगा, 0 डिग्री के केस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जीरो रख दें, यहाँ पे अगर जीरो रख दें तो ये भाई इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। 360/0 रख दे तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा भाई। ये बात सही है, बिल्कुल इन्फिनाइट इमेज बनता है। मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 है, मतलब दो मिरर्स आप बना सकते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनता है, एक का इमेज इसमें बनेगा, फिर इसका इमेज इसमें बनेगा, फिर इसका इमेज इसमें बनेगा, फिर इसका इमेज इसमें बनेगा। तो ऐसे बनते 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 इन्फिनाइट इमेज बन सकते हैं यहाँ पे, है ना, इन्फिनाइट इमेजेस। और कभी कभी सवाल में हो सकता है कि आपको ओड नंबर आ जाए, लेकिन उसमें बोला नहीं हो कि सिमेट्रिक है एसिमेट्रिक है, एंगल्स बराबर है कि नहीं है। तो उस केस में आपको सिमेट्रिक लेना है। ठीक है, सिमेट्रिक लेकर ही चलना है, कोई ज़रूरत नहीं है एसिमेट्रिक लेने की। सवाल में अगर बोल दे दोनों के बारे में कि भाई एंगल बाइसेक्टर पे है, सिमेट्रिक है एसिमेट्रिक है, तब भाई सोचना पड़ेगा आपको कि एन बराबर एक्स आएगा या फिर एन बराबर x-1 आएगा। कैसे आएगा, हम चीज़ें बता दिए हैं। आसान चीज़ें हैं, समझना बिल्कुल ईजी है, आप समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट के पास स्पीड आया u मूविंग टुवर्ड और अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, इमेज विल मूव विथ अवे, मूव टुवर्ड और अवे विथ u, बट रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज 2u। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक प्लेन मिरर बना दें बच्चों ऐसे करके, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, ये हमने कोई ऐसे ही बना दिया लाइन कुछ इस टाइप का बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है मिरर की तरफ आ रहा है v वेलोसिटी से, तो यहाँ पे जो इसका इमेज बनेगा ये भी इधर आएगा v वेलोसिटी से। अगर ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो इसकी इमेज भी v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। अगर ये v वेलोसिटी से इससे दूर जा रहा है मिरर से, तो इस इमेज भी v वेलोसिटी से मिरर से दूर जाएगा। ये बात समझना पड़ेगा कि ये हर एक डायरेक्शन में बिल्कुल वैसा ही होता है जिस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है, काफ़ी आसान है, ये मिरर है। लेकिन बोला यहाँ पे 2 थीटा क्यों बोला जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2 थीटा? इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर
इमेज मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि वी वेलोसिटी से अपने मिरर की तरफ आ रहा है, तो इसका इमेज भी मिरर की तरफ आ रहा है वी वेलोसिटी से। अगर हम इसको रोक दें तो इसका वेलोसिटी उल्टा करके इधर ठोक देंगे, भी आ जाएगा। तो इसीलिए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू यू आ रहा है। विद रिस्पेक्ट बोलेगा तब ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो है वो टू यू आ जाएगा, क्योंकि हम उस केस में ऑब्जेक्ट को रोक देंगे तो इसका वेलोसिटी उल्टा करके ठोकना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि मिरर मूव्स विथ टूवर्ड, अच्छा इस बारी मिरर मूव कर रहा है। इस बारी क्या हो रहा है, ये जो मिरर है ये खुद मूव कर रहा है बच्चों, ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये जो मिरर है ये खुद इसकी तरफ आ रहा है वी वेलोसिटी से, तो इसका जो इमेज बना होगा, इमेज यहाँ पे बना होगा, ये इधर आएगा 2 टाइम्स ऑफ वी वेलोसिटी से। ठीक है, वी वेलोसिटी से मतलब कि अगर मिरर वी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है तो इसका इमेज 2 वी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट की तरफ आएगा। अब बात बिल्कुल क्लियर है भाई, बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है इसका, और ये इसके इतना ही, जितना दूर इधर है उतना ही दूर इधर है, तो ये दूरी के कारण ये वी वेलोसिटी है। अगर यहाँ पे दूरी और ज़्यादा हो गया तो इसका वेलोसिटी भी और बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये जब मिरर यहाँ पहुँचे तो इसका इमेज भी यहाँ पे पहुँच जाए, उसके कारण ये 2 ही हो जाता है। आप पढ़े हैं ना, दूरी समय, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूरी बढ़ा दिए तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा इसका इधर आने का, दूरी कम है तो वेलोसिटी भी कम है। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बोला जा रहा है कि अच्छा मैन एज अ हाइट एच रिक्वायर्स द मिरर ऑफ लार्ज लेंथ एट लीस्ट इक्वल टू द h/2 टू सी इट्स कंप्लीट इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको ध्यान देना चाहिए। बोला ये जा रहा है, पहला पॉइंट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि अगर कोई भी आदमी अगर खड़ा है तो उसको अगर पूरा उसका बॉडी देखना है मिरर में, तो वो मिरर की कम से कम लंबाई कितनी होना चाहिए। मैक्सिमम तो भाई पूरा घर में मिरर लगा दो आप, पूरा शरीर आपका दिखेगा, पूरा बॉडी दिखेगा, लेकिन हम चाहते हैं कम से कम क्या हाइट हो मिरर का कि हम अपने पूरे बॉडी को देख सकें उस मिरर में। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है बच्चों कि हम पहले एक मिरर बना लेते हैं, मिरर बना लेते हैं बच्चों। ये मिरर मान लेते हैं ऐसे है और हम खड़े हैं, आप बच्चों यहाँ पे खड़े हैं भाई। ठीक है, ऐसे, ओके सर हमारा चोटी नहीं है, अरे नहीं है वो चोटी नहीं है तो आपके जो होंगे उनका तो होगा, तो ठीक है। तो बात यह है कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और हमको खुद का पूरा इमेज देखना है, तो लगता है कि भाई जितना इसका हाइट है उतना हाइट का इमेज होना चाहिए पूरा देखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है आपको ऐसा नहीं चलना है कि भाई जितना इसका बड़ा हाइट है उतना ही हाइट मिरर का होना चाहिए। ऐसा रहेगा तो आप और भी ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें देख लेंगे ऊपर तक के, लेकिन आपको बस अपनी ही हाइट देखना है, तो उसके लिए इसका मिनिमम कितना होना चाहिए वो हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो मिनिमम हाइट जो होगा वो कैसे देखते हैं, आखिरकार जो लाइट रे है अगर वो आपके आंखों पे पड़ रही है तभी तो आपको चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर हमको पूरा अपना बॉडी देखना है तो हमारा जो मैक्सिमम ऊपर वाला हाइट ये है, चोटी वाला, और नीचे मैक्सिमम अपना पैर है, तो पैर से जो लाएगी लाइट वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आनी चाहिए, जो ऊपर से चोटी से, और जो पैर से लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगी, जो रे अपने आंखों में आएगी वो हम देख लेंगे। तो अगर यहाँ से आ गई तो भाई देख लेंगे, और यहाँ से आएगी तो हम देख लेंगे, इसका मतलब पूरा बॉडी देख लेंगे। मिनिमम सबसे ले लेते हैं और ऊपर वाली मैक्सिमम सबसे ले लेते हैं, और वो लाइट रे अगर हमारी आंखों में आ रही है तो इसका मतलब हमें दिखाई देगा। इनफैक्ट ये तो आपको पता ही होगा कि इस यहाँ से और यहाँ से लाइट रे निकल रही होगी तो हर जगह जा रही होगी, है ना, हर जगह जा रही होगी, ऐसे भी जा रही होगी, लेकिन ये ऐसे चली जाएगी, ये मुंह में लाइट रे चली गई। तो ये यहाँ पे अगर लेंगे, यहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे आपको दिखाई नहीं देगा। आ रहा समझ में, तो ये तो मुंह में चला गया लाइट रे, आपके आंखों पे पड़नी चाहिए तब आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से इसको इस तरीके से हम
ऊपर ऐसा रिप्रेजेंट कर दिए, और इसके आँख की पुतली जो होगी वो यहाँ पे होगी इस तरीके से। इसकी हाइट आपको हमने दे दिया है, वो h है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था कि अगर ये आकर इसके आँखों में इस चोटी से जो रे निकली होगी, ये रे आकर वापस इसकी आंखों में टकरा गई होगी, तो हाँ उसके बाद इसको दिखाई देगा कि हमारा चोटी दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। नीचे से जो पैर से रे आ रही होगी वो भी आकर इसके आंखों पे टकराएगी, तब पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे को अपना पैर भी दिख रहा है और अपना चोटी भी दिख रहा है, इसका मतलब कि हमको पूरा अपना बॉडी दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जाएगी वो तो दिखेगी ही फिर, क्योंकि हमने पूरा नीचे का देख लिया और ऊपर का देख लिया, तो ऑब्वियसली पूरी बॉडी तो दिखाई दे ही जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ है इस पॉइंट से हुआ है, इस पॉइंट से हुआ है, तो मिनिमम जो लेंथ होगा मिरर का वो इतना ही दूर का होना चाहिए। हाँ सर, ये मिनिमम दूरी जो मिरर की होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए बस, क्योंकि हमको इसी का काम है, हमको बस इतना ही से हमको पूरा बॉडी दिख जा रहा है। तो ऑब्वियसली जितना हाइट इसका है उतना हाइट का तो ये मिरर नहीं है भाई, कुछ कम है। कितना कम है, कितना है भाई, देखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे ये ऐसे आया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं अल्फ़ा है, तो रिफ्लेक्शन भी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अल्फ़ा होगा। उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी देखें, अगर हम लोग यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बीटा मान लेते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बीटा होगा। ओके, और बिल्कुल पैरेलल रेज से समझिए, ये ऐसे है और ये ऐसे है, समझ में आ रहा है? ये जो नॉर्मल है ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा होगा ये भी बीटा होगा। उसी तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि ये और ये पैरेलल है, तो ये जो एंगल होगा वही ये होगा, वही ये है, तो यहाँ पे ये इधर वाला बन रहा होगा वो भी अल्फ़ा ही होगा। हाँ सर, इस सबसे होगा क्या सर? होगा बच्चों, बहुत जल्दी होगा। ये इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ओके, तो बात ये है कि आपको जो मिरर मिलेगा उसकी हाइट अगर निकालना है तो वो हाइट क्या होगी, ए सी होगी, और ए सी का वैल्यू क्या होगा, उसमें ए बी और बी सी जोड़ दो भाई। ए बी और बी सी अगर हम जोड़ दिए बच्चों तो टोटल हाइट आ जाएगी। ओके, ठीक है, मान लिया मान लिया। आपको एक चीज़ और पता चल जाएगा यहाँ से कि अगर हम ये एंगल अल्फ़ा लिए हैं तो ये भी एंगल अल्फ़ा ही होगा। ओके, या फिर छोड़ दीजिए ना, उसको लेना ही क्यों है। तो टेन अल्फ़ा क्या होगा, टेन अल्फ़ा परपेंडिकुलर ये वाला हाइट, ये कितना है, ओ ए है, अपन बेस, बेस तो यही है, तो बेस यहाँ से दूरी जो भी होगा वो तो कांस्टेंट ही होगा भाई, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे टेन अल्फ़ा ले लेते हैं। टेन अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कि ओ ए है अपन बेस मतलब एक्स है। उसी तरीक़े से टेन बीटा हम ले लेते हैं। टेन बीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये बीटा ही था, टेन बीटा परपेंडिकुलर किधर गया, ये वाली बीटा ले लेते हैं। टेन बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बी सी, टेन बीटा का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस मतलब कि एक्स। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये दोनों चीज़ समझ गए। टेन अल्फा और टेन बीटा का एक और वैल्यू भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कि मान लेते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे ओ ए लिए हैं, ये ओ ए लिए हैं और वही अल्फ़ा यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी टेन अल्फ़ा करेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस बारी ए बी आ जाएगा और बेस तो एक्स ही है, तो इसका मतलब हम लोग ए बी अपॉन एक्स ही बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और उसी तरह से टेन बीटा में बी सी हम लोग लिख दिए हैं, बी सी लिख दिए हैं, तो आपको एक चीज़ और चीज़ पता चलेगा कि ये जो ऊपर वाली जो है ना, इसकी चोटी है ना, चोटी वाली हाइट यहाँ पे आ रही है, ये मैंने थोड़ा सा इधर बना दिया है, थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, देखिए बच्चों, ये इसका चोटी जो है ना, तो चोटी से जाने वाली रेल होगी। अभी बारिश हो रही है बच्चों, तो हो सकता है थोड़ा आवाज़ सही ना जाए। ठीक है, ये इसको डी पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये बीटा है, तो ये भी बीटा हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डी सी आ जाएगा और बेस में यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, डी सी अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता चल गया कि
ये दोनों बराबर है, एक्स एक्स कट जाएगा तो बी सी और डी सी बराबर है, ओ ए और ए बी भी बराबर है, ये ओ ए और ए बी बराबर है, ये बी सी और डी सी भी बराबर है। ओके, ये तो नया चीज़ पता चल गया भाई, नया चीज़ पता चल गया। अगर डी सी का वैल्यू अगर हम लोग मान लेते हैं कि एच वन मान लेते हैं, इस तरीके से मान लेते हैं ना कि ये वाली दूरी जो है वो एच वन है, तो ये भी एच वन ही हो जाएगा भाई। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको एच टू मान लेते हैं तो ये भी एच टू ही हो जाएगा भाई, ये तो कन्फर्म बात है। तो अगर हम सबको जोड़ दें तो हमारे पास एच आएगा, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ एच वन प्लस एच टू का वैल्यू जो आएगा वो हमारे पास पूरा हाइट एच आ जाएगा। इसका मतलब पूरा हाइट एच आएगा तो वो एच वन प्लस एच टू इक्वल टू एच बाई टू आ रहा है। ये एच वन और ये एच टू जोड़ देंगे तो यही तो है भाई, यही तो है मिरर का हाइट, यही तो है मिरर का हाइट। तो मिरर का हाइट हमारे पास एच वन प्लस एच टू आ गया एच बाई टू, और यही यहाँ पे बोला जा रहा है, तो आंसर हो गया। इसी को यहाँ पे रख दीजिए बच्चों की ए सी का जो वैल्यू होगा वो हाइट का आधा हो गया। ये जो मिरर का हाइट था, सॉरी जो ये आपका हाइट था उसका आधा, मतलब कि जो आपका हाइट है उतना उतना से आधा हाइट का अगर आपने मिरर ले लिया तो आपको पूरा शरीर आपका दिखाई देगा, पूरा आपका बॉडी दिखाई दे देगा। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है इक्वल टू एच बाई टू सी द फुल इमेज, कंप्लीट इमेज। अगला पॉइंट बोला जा रहा है कि सी कंप्लीट वॉल बिहाइंड हिमसेल्फ पर्सन रिक्वायर द प्लेन मिरर एट द लिस्ट ऑफ 1/3 हाइट, यहाँ पे 1/3 हाइट चाहिए, एंड शुड बी नोटेड दैट द पर्सन स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रूम। ये पॉइंट को हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई प्लेन मिरर है और बोल रहा है कि आप बीच में खड़े हैं, आप जो हैं बच्चों वो बीच में खड़े हैं और आपके पीछे एक दीवार है, मान लेते हैं दीवार ऐसे बना रखा है, ये बड़ा सा ऐसा करके दीवार है आपके पीछे, ठीक है, और आप जो हैं बच्चों वो बीच में खड़े हैं, इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है भाई, सर मैं इतना गंदा हूँ, अब पता नहीं बच्चों मैं फिगर बना नहीं पाता हूँ। तो ये बोल रहा है कि अगर कंप्लीट वॉल का कंप्लीट इमेज जो है हमको देखना है यहाँ से इस मिरर में, तो बताना पड़ेगा हमको कि ये मिरर का मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 1/3 होगा अगर हाइट ऑफ वॉल, इस वॉल का अगर हाइट एच है, इस वॉल का अगर हाइट हमारे पास एच है तो आपको इसका 1/3 अगर मिल जाना है मिरर यहाँ पे 1/3 एच बाई 3, तो आप इस पूरे वॉल को देख पाएंगे। ओके, तो कुछ नहीं करना है आपको, करना एक ही चीज़ है भाई, चुपचाप जो यहाँ पे जो चीज़ हमको देखना है उसका मैक्सिमम ऊपर वाला हाइट को मिला के और हमको इसका इमेज जो है वो इसके आँखों पे पड़ा देना है, तभी तो इसको पूरा दिखेगा। नीचे से भी जो आ रही होगी लाइट रे उसको हमको पूरा इसके आँखों पे पड़ा देना है, तो इसके आँख पे जब पड़ेगा तो सब कुछ दिख जाएगा भाई। तो यही करना ही है और कुछ करना ही नहीं है, ज़्यादा हार्ड है नहीं बच्चों, इसका मतलब हमको पूरा दिख जाएगा। तो ये ऐसे बना दिया, ये यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, वही चीज़ जैसे अल्फ़ा यहाँ पे माना तो ये भी अल्फ़ा होगा, तो ये भी अल्फ़ा ही हो गया। जिस तरीके से ये बीटा है तो ये भी बीटा ही होगा, ये भी इधर बीटा ही हो गया और ये भी यहाँ पे बीटा ही हो गया। इस हाइट को अगर हम पूरी तरीके से ऊपर ऐसे करके मिला भी दें तो आपको पता चलेगा ये भी यहाँ पे बीटा ही होगा। जो पीछे किया था वही यहाँ पे भी करना है भाई। क्या करना है साहब, क्या करना है, फिर से वही काम, ये ओ है, ए है, बी है, सी है और डी है। आपको पता चल गया कि हमको कंप्लीट इमेज के लिए हमको बस इतना ही मिरर का पार्ट चाहिए, इतना ही चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इतना अगर मिल गया हमको तो हम बता देंगे कि कितना होना चाहिए हाइट। तो बेसिकली हमको इतना ही चाहिए ये वाला, ठीक है। इसका हाइट कितना होगा, फिर से वही बात, 10 अल्फ़ा लगा दो भाई, 10 अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बीच में खड़ा है, मतलब कि ये जितना एक्स यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही एक्स यहाँ से यहाँ तक होगा, ये रूम के बीच में खड़ा है आदमी।
तो टेन अल्फ़ा हम लगा देते हैं। टेन अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, टेन अल्फ़ा लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर जो होगा सी डी हो जाएगा अपॉन बेस, मतलब 2x आ जाएगा। फिर से टेन अल्फ़ा हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये वाला टेन अल्फ़ा लगा देता हूँ भाई। परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, x है। तो बिल्कुल ईजी है बच्चों, बी सी अपॉन एक्स हो जाएगा। उसी तरीक़ा से टेन बीटा भी बता सकता है आप, कुछ करना ही नहीं है। टेन बीटा मतलब कि ये वाला, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए ओ अपॉन 2x, और यहाँ पे टेन बीटा ले लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन एक्स। तो इन दोनों में रिलेशन मिल गया। अब आप चाहें तो इसको बता भी सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे बी सी जो होगा वो सी डी बाई टू होगा। बी सी जो होगा, बी सी होगा वो सी डी बाई टू होगा। मतलब ये 2x है तो ये यहाँ पे x होगा। अच्छा x नहीं, मान लेते हैं h1 है तो ये h1 होगा। यहाँ पे अगर ये 2h2 है तो यहाँ पे ये h2 होगा। ओके, ऐसे लेना है, बिल्कुल ऐसे ही लेना है। मान लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी है बच्चों, BC की हाइट कितनी है, वो हमारे पास दे दिया है h1 है, और AB की हाइट कितनी है, ये h2 है मान लेते हैं। तो ये जो वैल्यू होगा, ये जो AO का वैल्यू जो हो जाएगा, अब AO का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ H2 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ H1 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझना है। अगर आपको मिरर का साइज निकालना है, मिरर का साइज निकालना है बच्चों, तो ये साइज कितना हो जाएगा, ये साइज AC के बराबर होगा, और AC कितना होगा, AB प्लस BC। मतलब AC जो होगा बच्चों वो और कुछ नहीं, H1 प्लस H2 ही तो है। अरे सर बिल्कुल ईजी बात है, H1 प्लस H2 है तो H1 प्लस H2 आप बता दीजिए। पूरा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा जोड़ दो बच्चों, 2 मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ H1 प्लस H2 आ जाएगा। वो कितना हो जाएगा, पूरा हाइट H के बराबर। तो H1 प्लस H2 का वैल्यू आ गया हमारे पास H/3। तो यही चीज़ तो लाना था, ये हो गया H/3। तो AC मतलब कि जो हमको मिरर का साइज चाहिए वो H/3 चाहिए। इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये H/3 होगा। मतलब जो हाइट ऑफ वॉल है उसका 1/3 टाइम्स, यही तो बोला जा रहा था। और आप इस तरीके से कर करके आप किसी भी चीज़ को, किसी भी सवाल को आप लगा सकते हैं बच्चों, बिल्कुल ईजी तरीका से लग जाएगा। आ रहा है समझ में। कभी कभी पूछ लिया जाता है पीछे यहाँ पे अगर आपके पापा जी खड़े हैं तो उनको पूरा देखना है तो क्या कैसे करेंगे, तो फिर से वही लाइट आ रही निकालिए, सब ये सब वैल्यू दिया रहेगा एक्स का कुछ इंटीजर्स में, तो आप वैसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। तो आप सवाल कर लेते हैं, बिल्कुल जल्दी से सवाल कर लेते हैं। सवाल काफ़ी आसान है। बोला जा रहा है कि प्लेन मिरर है, हॉरिजेंटली प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड लेवल, द डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर एंड इट्स इमेज इज इन द मिरर सबटेंडेड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट आई। हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। बिल्कुल आसान सी सवाल है बच्चों। एक कोई टावर है हमारे पास, ये मान लेते हैं टावर है भाई। टावर के बॉटम से कितना दूरी पे हम लोग मिरर को रख दिए हैं वो दिया हुआ है। ये जो मिरर है यहाँ पे रखा हुआ है, ये मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, 60 मीटर यहाँ से दूर है, यहाँ से ये 60 मीटर दूर है। तो इसका जो बोला जा रहा है कि टॉप ऑफ द टावर एंड इट्स इमेज इन द मिरर, मिरर में इसका इमेज बनेगा, मतलब टॉप ऑफ द टावर से ऐसे लाइट रे आएगी भाई, और लाइट रे ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड रे को मीट कराने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे मीट करेगा, पीछे जाकर, है ना, पीछे जाकर कहीं पे ऐसे करके मीट करेगा भाई। ठीक है, ऐसे करके कहीं पे मीट करेगा, मतलब कि यहाँ पे इसका ये जो टावर होगा, टावर का यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। तो वही बोल रहा है कि इमेज ऑफ द मिरर, इमेज इन द मिरर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अच्छा, ये जो इमेज का जो रे है और ये जो इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है भाई। ओके, ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है बच्चों, और ये जितना एंगल पे आया होगा उतना ही एंगल पे गया होगा। अगर अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये रिफ्लेक्टेड रे आर हो जाएगा।
ये पूरा 90 है बच्चों, आपको पता होगा ये भी पूरा 90 होता है। ठीक है भाई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल बन रहा है ना। हाँ, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल बन रहा है ही, तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। 1045 का वैल्यू आपको पता ही होगा भाई, 1 होता है। और 1045 परपेंडिकुलर जो कि ए बी होगा। तो हाइट ऑफ द टावर नहीं पता है, ए बी अपॉन बेस, बेस 60 मीटर दूर है। तो ए बी जो हाइट ऑफ द टावर आ गया वो 60 मीटर का ही आ गया भाई, क्योंकि 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो आंसर 60 मीटर हो गया। कितना ईजी है। नेक्स्ट सवाल काफ़ी आसान सा है बच्चों। क्या बोला जा रहा है इसमें, देख सकते हैं आप लोग कि प्लेन मिरर पी क्यू है अलाइंड विद द पैरेलल टू ईच अदर एज सोन इन द फिगर, लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ थीटा जस्ट इनसाइड द इंडे, ठीक है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस कोइंसाइड्स विद द प्लेन ऑफ द फिगर, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द रे अंडर गो रिफ्लेक्शन। ओके, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रे जो होगा रिफ्लेक्ट होगा इस पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच में, इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन। ओके, पहला भी इंक्लूड कर लेना है, इसको भी। ऑब्वियसली अगर अंदर यहाँ पे लाइट रे आई है तो ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगा, फिर इसके बाद इधर आएगा, फिर इसके बाद इधर रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे ही होता रहेगा भाई। ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जितना एंगल पे आया उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। फिर यहाँ पे अगर मान लेते हैं तो ये भी उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे ही उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्शन चलता रहेगा बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो कैसे बताएंगे अगर कितना नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हुआ है। यहाँ पे पहला रिफ्लेक्शन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे चल रहा है। ए लेंथ में बताना है तो पहले तो हम लोग छोटा सा लेंथ ले लेते हैं। छोटा सा लेंथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ एक पहला रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ हुआ है, तो मतलब ये पूरा दूरी कितना चला है हॉरिजेंटली, ये एक्स मान लेते हैं। अगर ये एक्स दूरी चलता है तो एक रिफ्लेक्शन होता है भाई, एक ही रिफ्लेक्शन तो हुआ है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जस्ट हुआ है बच्चों, मतलब जस्ट पहले की बात कर रहा हूँ। तो एक्स दूरी चला है तो बस एक ही रिफ्लेक्शन हुआ है, वो ये है, ठीक है। तो एक्स रिफ्लेक्शन जब होता है, सॉरी, एक्स दूरी चलता है तो एक रिफ्लेक्शन होता है। मतलब कि बात ये है कि जब एक यूनिट चलेगा, एक यूनिट डिस्टेंस, तो 1/x रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखें तो एक यूनिट नहीं, हमें पूरा लेंथ के लिए लेना है, तो पूरे लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, लेंथ से गुना कर दो भाई, लेंथ अपॉन एक्स रिफ्लेक्शन आ जाएगा। सर यहाँ पे लेंथ तो ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू आपको दिख रहा है साफ साफ, परपेंडिकुलर एक्स अपॉन डी है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू, एल का वैल्यू हम लोग ऐसे ही रख देते हैं, एक्स का वैल्यू रख देते हैं, डी टेन थीटा आ जाएगा। तो इतना रिफ्लेक्शन होगा भाई, एल लेंथ में इतना रिफ्लेक्शन होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर यहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल आसान है, सिंपल सी सवाल है बच्चों। चलिए आगे चल लेते हैं। ओके, एक और काफ़ी आसान सी सवाल आपको बोला जा रहा है कि स्मॉल प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल स्क्रीन, जिसका हमको रेडियस आर दे रखा है, बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर इफ़ द मिरर मेक्स इन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मिरर गोल गोल घूम रहा है, मतलब एक बात बोल रहा है कि जैसे कि हम लोग कोई अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग कोई गोल स्फेरिकल सरफेस ले लिए हैं, उसके अंदर एक मिरर रखा हुआ है, सेंटर पे मिरर रखा हुआ है, और अगर कोई लाइट रे इधर से आती है ऐसे करके यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, ठीक है। बात ये है बच्चों हमारे पास कि ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है, सेंटर पर रखा हुआ है, रेडियस आ रहा है इस पूरे स्फेयर का। बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर, यहाँ से बीम ऑफ लाइट आ रही है, मिरर टेक्स इन रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, सॉरी इन रिवॉल्यूशन, इन रोटेशन होना चाहिए ना भाई, इन रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। रिवॉल्यूशन थोड़ी कर रहा है, रोटेशन कर रहा है ना। मान लेते हैं कि ऐसे करके घूम रहा है इधर की तरफ, इन रोटेशन कर रहा है, ठीक है, पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा। बात तो सिंपल सी है कि अगर 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 मान लेते हैं मिरर थीटा से रोटेट करता है, मिरर अगर हमारे पास
थीटा से ऐसे अगर रोटेट होता है तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होता है ना वो 2 थीटा से रोटेट होता है, ये तो मैंने बताया ही है, तो उसी का यूज करते हैं। इफ़ मिरर रोटेट बाई थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाई 2 थीटा, सेम सेंस में ही रोटेट होता था, ठीक है, ये भी इधर ही रोटेट हो जाएगा। सर उसका क्या काम है यहाँ पे? बिल्कुल काम है बच्चों, क्योंकि आपको पता है इन रोटेशन पर सेकेंड हो रहा है, ठीक है भाई, मतलब 1 सेकेंड में इन रोटेशंस हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे पास मिरर है वो घूम रहा है, अगर मान लेते हैं कि उसका घूमने का वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मिरर का क्या होता है, थीटा अपॉन टाइम हो जाएगा, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो मान लेते हैं कि थीटा हो गया है, ठीक है भाई, अपॉन टाइम। तो टाइम अगर 1 सेकेंड डालें तो 1 सेकेंड में थीटा नहीं, इन टाइम्स ऑफ थीटा रोटेशन हुआ है, इन रोटेशन पर सेकेंड है। थीटा तो रोटेट हो रहा है, लेकिन थीटा तो रोटेट होगा ही, उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ही, लेकिन 1 सेकेंड में इन नंबर ऑफ टाइम्स गोल गोल घूम जा रहा है, तो इन से गुना करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एन टाइम्स ऑफ थीटा आ जाएगा। तो ये एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आ गया है मिरर का, मिरर ऐसे रोटेट हो रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे का घूमने का, वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ थीटा इंटू एन हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1, भाई दोगुना ही तो होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ एन थीटा आ जाएगा हमारे पास, 2 गुना घूम रहा है। तो हमको बोल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन आफ्टर रिफ्लेक्शन। सर स्पीड ऑफ लाइट तो सी होता है, स्पीड ऑफ लाइट पूछ ही रहा है, तो सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लिख लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है ये स्पीड ऑफ लाइट होती है जब यहाँ से ये लाइट ऐसे करके जा रही है, हमको ये थोड़ी स्पीड पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है कि यहाँ पे जो स्पॉट बना होगा, ये जो स्पॉट बना होगा इस मिरर के घूमने की वजह से ये इधर कितना वेलोसिटी से घूम रहा है, इसका वेलोसिटी पूछ रहा है, इसका वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट नहीं पूछ रहा है। तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, v = r/ω होता है, रेडियस तो r दिया ही था, कर दीजिए बच्चों, कर दीजिए, r/ω, r/ω का वैल्यू 2n थीटा है, आ गया, कितना आ गया, थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, थीटा को हम लोग 2π लिख देते हैं, 2rn × 2π, मतलब 4πrn आ गया। तो ये ऑप्शन तो हमको यही दिख रहा है, ऑप्शन तो यही दिख रहा है बच्चों, सिंपल सी बात है, आंसर मैच कर गया। ऐसे किया जा सकता है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, जल्दी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास प्लेन मिरर मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, वर्टिकल रे स्ट्राइक्स ऑन द मिरर, एंगल बिटवीन द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे, इसका मतलब है ऐसे है, ये एंगल 30 बना रहा है और बोला जा रहा है कि वर्टिकल रे स्ट्राइक्स ऑन द मिरर, तो बिल्कुल वर्टिकल रे आ रहा है, तो एंगल बिटवीन द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे इधर मान लेता चला गया, इंसिडेंट था, मिरर इसके बीच का एंगल पूछ रहा है, तो ये तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा बच्चों, ये एंगल 90 होता है, हमको पता है कि ये एंगल 30 है तो ये एंगल 60 हो जाएगा, 60 है तो ये एंगल 30 होगा, ये भी एंगल 30 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, फिर से 60 हो जाएगा, तो 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है भाई। ओके, सवाल यहाँ पे आ गया, फिर से एक और, 2 मिरर्स केप्ट एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच अदर, तो नंबर ऑफ इमेजेस, देखिए नंबर ऑफ इमेजेस का सवाल है, तो फिर से वही चीज़ है, एक्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 360 डिवाइडेड बाई थीटा, मतलब 60 डिग्री, ये आ जाएगा बच्चों 6, इवेन आ रहा है ना, इवेन आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस का वैल्यू x-1 हो जाता है, तो 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 बनेगा, 5 आंसर हो गया, ठीक है, ऐसे किया जाता है सब। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट, 3 इमेज बनता है सिंगल ऑब्जेक्ट का, वन शुड हैव द प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ, मतलब थीटा पता करना है, नंबर ऑफ इमेजेस 3 कितना बन रहा है बच्चों, 3 बन रहा है,
इसका मतलब कि हम लोग थीटा बता सकते हैं ना, क्योंकि हमको पता है एक्स का वैल्यू 360/थीटा होता है। इसको अगर हम लोग थीटा का वैल्यू 90 ले लें तो 9 के 36 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 4 आ गया, इवन आ गया। तो इवन आ गया तो नंबर ऑफ इमेजेस का वैल्यू x-1 कर देंगे तो 4-1 कर देंगे तो एक्स एन का वैल्यू 3 आ जाएगा, जो कि सही है। मतलब एंगल थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। आप सबके लिए चेक करके देख सकते हैं, 90 ही आंसर आएगा, ठीक है। एक और सवाल काफ़ी आसान सा जो कि आपके एग्जाम में भी आ रखा है। लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है एंगल ऑफ थीटा 1 ऑन द सिस्टम ऑफ 2 प्लेन्स M1 M2, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 75 डिग्री है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 रिफ्लेक्टेड बैक इन द, ठीक है, एक बार रिफ्लेक्ट होकर M2 पे टप से मारता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री आता है। तो बोला जा रहा है कि टोटल डेविएशन कितना होगा। बच्चों ये बहुत आसान सा सवाल है। पहली बात, ये 75 डिग्री तो नहीं लग रहा है, इसको अच्छे से बना लेते हैं। देखिए, एक मिरर ऐसे रहेगा, एक मिरर ऐसे रहेगा। अब ये 75 लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अगर कोई लाइट रे आती है, पहले M1 पे टकराती है, फिर M2 पे जाती है, तो मान लेते हैं वो लाइट रे आई है, इंसिडेंट की है θ1 एंगल पे। बोला तो जा रहा है बच्चों, ये अगर ऐसे है तो ये यहाँ पे आकर ऐसे टकराई होगी, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ होगा। तो हमको बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है रिफ्लेक्टेड बैक बाय द मिरर 2 विथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये 30 डिग्री है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो θ1 था। हमको टोटल डेविएशन पूछ रहा है ना, तो इसको जाना इधर था, चला इधर गया, तो पहला डेविएशन Δ1 ये हो गया। इसको जाना इधर था, चला इधर गया, ये डेविएशन 2 हो गया। तो नेट डेविएशन हम बोल सकते हैं Δ1 + Δ2, ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। आपको पता है ये एंगल 30, ये भी 30, ये तो 75 था भाई, 75 था, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल 60 हो जाएगा। कैसे सर? अरे भाई ये तो परपेंडिकुलर है ना, 60 75, तो ये हो जाएगा 45, ये 45 है तो ये भी 45, मतलब ये भी 45 हो गया। तो ऑब्वियसली Δ1 मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये देख सकते हैं पूरा ये स्ट्रेट लाइन होता है। ये 45 45 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 180 - 90, मतलब कि 90, प्लस दूसरा Δ2 देख लीजिए, ये पूरा होता है 180, मतलब 180 में से ये घटा दीजिए, 30 30 60 हो गया, 180 में से 60 गया 120, तो ये हो जाएगा 210 डिग्री। तो नेट डेविएशन हमारे पास 210 डिग्री आ गया, आंसर हो गया भाई। इजी है बच्चों, किया जा सकता है, आप बिल्कुल आसानी से सवाल को कर सकते हैं, आसान सवाल है, ठीक है। घबराना नहीं है कि लेक्चर बड़ा है, भाई लेक्चर बड़ा है, आपको धीरे धीरे देखना है, ठीक है, रोक रोक कर देखना है। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आई विल से यू थैंक यू। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।